अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चंद मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अटेंडेंस लगा लें। अटेंडेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स हमें रीज़नेबल अमाउंट में ज्वाइन कर लेते हैं तो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 1-2 मिनट उम्मीद है इसमें लगेंगे। अच्छा जी, तकरीबन मैं कुछ लोगों के नाम आप लोगों के सामने बयान कर देता हूं कि जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट की है। बहुत कम लोगों ने असाइनमेंट सबमिट की है। ऑलमोस्ट 100+ लोग हमारे पास इनरोल हैं, और असाइनमेंट जिन लोगों की मेरे पास आई है वो बहुत कम लोग हैं। ऑलमोस्ट 35 के करीब लोग हैं, 30-35 के करीब स्टूडेंट्स हैं। राहीला ने कल ही असाइनमेंट सबमिट की है। गुल खान है नाम, इनका रियल नेम मालूम नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम इनका ये रियल नेम है या क्या है। बहरहाल रियल नाम से आप असाइनमेंट सबमिट किया करें। गुल खान ने सबमिट किया है। हिना नौरीन है, इमरान गफ्फार है, मोहम्मद काशिफ, जावेद इकबाल, मोहम्मद राफीक, जी। मैंने कुछ लोगों को नाम बयान बता रहा हूँ कि जिन लोगों की असाइनमेंट आई हैं। 30 के करीब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट आई है। तो मोहम्मद रफ़ीक हैं, आसिम भट्टी हैं, उमैर अशरफ हैं, नाजिश अशरफ हैं, राना आसिम हैं, और अजरा खलीक, काशिफ, अमानुल्लाह, जमशेद, आतिफ जमील, वजाहत, जैनी इफ्तिखार, मुबशर हुसैन, अहमद और अमान सुखेरा और बाकियात सालिहात। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि नाम रियल टाइम नेम आपके आने चाहिए।
इस तरीके से आपका नाम कुछ और होगा और आप किसी और नाम से जब आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो मे भी कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो जाए और बाद में आपकी असाइनमेंट कंसिडर ना हो। निदा इरशाद हैं, जमाल मलिक हैं, महरीन और इरफान लतीफ़, ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट की है। इसके अलावा बाकी लोगों की बाकी स्टूडेंट्स की असाइनमेंट नहीं है। ये ऑलमोस्ट 25-30 के करीब स्टूडेंट्स बनते हैं जिनकी असाइनमेंट मेरे पास पहुंची है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि असाइनमेंट सब लोग किया करें। 100 के करीब अगर लोग इनरोल हैं तो उनमें से 30 असाइनमेंट करेंगे तो बाकी लोगों को खुद ब खुद ये फ्रीलांसिंग और वेब डेवलपमेंट नहीं आ जाएगी। सही है जी। तो जो लोग जिन लोगों को पहले से ये सब कुछ चीज़ें आती हैं वो भी कोशिश करें कि असाइनमेंट करेंगे तो काम उनको आगे कुछ समझ में आएगा। तो असाइनमेंट 1-2 दफ़ा हमें करके सबमिट करवाएं, आप हमें पता चल जाए कि आपको काम आता है या नहीं आता, कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो एट द एंड यही पता चलेगा कि आपको आता जाता कुछ नहीं है और ये 3 महीने का ड्यूरेशन आपके लिए रायगा जाएगा। और इसी तरह मैंने कहा था कि प्रोफाइल लिंक सब लोग सबमिट करें। तो प्रोफाइल लिंक्स जो मेरे पास अभी तक आए हैं वो 27 लोगों के प्रोफाइल लिंक्स आए हैं और मेरा ख्याल है जहाँ तक ना उन्हीं लोगों के आए हैं कि जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट की है। मैं उन लोगों के नाम भी देख लेता हूँ ज़रा। हाँ जी, यहाँ पे कुछ नाम मुख्तलिफ हैं, पर आप सब लोग एक आध दिन में सब लोग प्रोफाइल सबमिट कर दें जिन लोगों का अपवर्क अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। मैंने उसके लिए तरीकाकार तो बताया था, उस तरीकाकार को फॉलो करें और अपवर्क को अप्रूव करके प्रोफाइल भेज दें। अगर अपवर्क प्रोफाइल आपका अप्रूव नहीं हुआ तब भी आपको प्रोफाइल लिंक आप सबमिट कर सकते हैं अपवर्क का। तो अपवर्क नहीं अप्रूव हुआ, अप्रूव करने की कोशिश करते रहें, मेरे साथ टच में रहें, मुझे बताते रहें कि आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद अगर नहीं भी अप्रूव हुआ तो आप प्रोफाइल लिंक सबमिट कर सकते हैं। उसके प्रोफाइल एरिया में जाएं जहां और ऊपर से लिंक कॉपी करें और हमें सबमिट कर दें। तो उम्मीद करता हूँ इस वीकेंड पे ना सब लोगों के प्रोफाइल लिंक्स आ जाने चाहिए। अगर आप लोग असाइनमेंट नहीं करेंगे, प्रोफाइल लिंक्स आपके नहीं आएंगे या आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी और ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी अगर आपका कम पड़ गया तो आप ग्रेजुएट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ई रोज़गार सर्टिफिकेट आपको नहीं देगा। तो इसलिए गुजारिश ये है कि ये क्राइटेरिया सर्टिफिकेशन के लिए रखा गया है। और एक लास्ट चीज़ है वो टेस्ट आएगा आखिर में। तो एक छोटा सा टेस्ट भी ऑनलाइन के लिए रखा गया, वरना फिजिकल जो क्लासेस होती हैं सेंटर्स में वहाँ पे टेस्ट तो नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये 4 क्राइटेरियाज हैं, उनमें प्रोफाइल लिंक्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, आपकी अटेंडेंस है और टेस्ट है। इनमें से कुछ भी चीज़ कम पड़ेगी तो आप सर्टिफिकेशन के लिए के अहल कंसिडर नहीं किए जाएंगे, आप ग्रेजुएट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो तमाम लोग प्रोफाइल बनाएं और वो हमें सबमिट करें। लेकिन ये निदा मकसूद आप अपना नाम ईमेल में भी जब असाइनमेंट सबमिट करें या प्रोफाइल सबमिट करें तो पूरा नाम निदा मकसूद लिखा करें। अगर आपका नाम चेंज नहीं हो रहा तो आप टाइटल में अपना नाम डाला करें। ईमेल का जो टाइटल होता है वहां भी अपना नाम डाल दें तो वो भी मालूम पड़ जाता है कि नाम क्या है। हाँ जी, राहीला की असाइनमेंट मिल गई है। मैंने सबसे पहले आपका नाम ही लिया, टॉप पे था आपका नाम। चलें जी, जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट की, जिन लोगों ने नहीं की उन लोगों से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द असाइनमेंट भी सबमिट करें। जो असाइनमेंट डेली मिलती हैं, अब 3-4 असाइनमेंट्स मैंने दे चुका हूँ अभी तक,
तो कोशिश करेंगे वो सारी स्टेप बाई स्टेप बन जाएं, और ख़ास तौर पे जो लेटेस्ट असाइनमेंट्स आ रही होती हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहा करें, प्रोफाइल सबमिट करें, अटेंडेंस डेली बेसिस पे लगाया करें। अभी भी हमें ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया, 28 स्टूडेंट्स हैं। मैंने कल आप लोगों के साथ फाइवर गिग्स का आइडिया शेयर किया था। आप फाइवर गिग्स बनाएं, फाइवर पे गिग्स बनाएं। गिग्स बनाने का तरीकाकार भी मैंने बता दिया था। जब तमाम लोगों की गिग्स 5 से ऊपर हो जाएंगी तो तब मैं एक फाइवर के ऊपर बात करूंगा कि फाइवर से ऑर्डर्स कैसे आएंगे। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, अगर आप प्रोफाइल नहीं क्रिएट करेंगे, अकाउंट्स नहीं बनाएंगे प्लेटफॉर्म्स पे, और आप तवक्को करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फ्रीलांसिंग के जरिए से सॉल्व हो जाए या आप फ्रीलांसिंग करना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप कहें जी खाना पकाए नहीं और पेट भर जाए, खाना आए नहीं, मुंह में जाए नहीं, तो पेट कैसे भरेगा। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को असबाब के तहत रखा है, तो यहाँ पे असबाब इख्तियार करेंगे तो ज़िंदगी चलेगी। वो अंबिया के साथ ऐसा होता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिक्र के ज़रिए से उनका पेट भर देता था, लेकिन असल में जिक्र भी तो करना ही पड़ता ना। इसलिए गुजारिश है कि आप असाइनमेंट करें, फोकस होके प्रैक्टिस करें, आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। फिर आप फ्रीलांसिंग प्रोफाइल आप क्रिएट करें, और उसके बाद हम आपको गाइडलाइन देंगे कि कैसे प्रोजेक्ट हासिल किए जाते हैं। आप प्रोफाइल ही नहीं बनाएंगे तो मेरी गाइडलाइन हो कि प्रोजेक्ट कैसे हासिल किए जाएंगे, तो ये आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। या मैं आपको बताऊं कि फाइवर गिग्स के जरिए से कैसे ऑर्डर्स मिलते हैं, और आपने एक भी गिग ना बनाई हो, इवन कि आपका फाइवर पे प्रोफाइल ही ना हो, तो वो मेरे वो लेक्चर आपको क्या फ़ायदा देंगे। वो इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल रायगा जाएंगी, उनका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए फोकस होकर 5 से ज़ायद गिग्स बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन ये है कि अभी तो उनको कुछ आता नहीं है, तो अगर उनको ऑर्डर मिल गया तो फिर क्या होगा। तो गुजारिश ये है कि ऐसा नहीं होता कि आपको ऑर्डर आपके सर पे कोई मार दे। अभी आप काम शुरू करेंगे, 1-1.5 महीने में आपके अंदर स्किल्स भी डेवलप होंगी, और 1-1.5 महीने के बाद मुमकिन है आपको ऑर्डर भी मिल जाए। अगर 3 महीने बाद आपकी स्किल्स डेवलप हो गई, आपको वेब डेवलपमेंट आ गई, वर्डप्रेस भी आ गया, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप कहीं, लेकिन आपने प्रोफाइल बाद में बनाई, गिग्स बाद में बनाई, तो फिर प्रोजेक्ट आपको कब मिलेंगे। वो तो 3 महीने के बाद मिलेंगे, और 3 महीने के बाद प्रोजेक्ट मिलेंगे और आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ से होगी। आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे और मैं बिजी होऊंगा, मुश्किल नहीं होगी, इतना मुमकिन नहीं होगा कि मैं आपको टाइम दे पाऊँ जितना अब दे रहा हूँ। तो इसलिए गुजारिश ये है कि साथ साथ में आप प्रोफाइल बनाएं, आप प्रोजेक्ट पे बिडिंग स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं होता कि पहले दिन आप बिड करें और आपको इमीडिएटली प्रोजेक्ट मिल जाए। ऐसे खुशकिस्मत कम लोग होते हैं जिनको पहली बिडिंग पे या पहले दिन ही प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। तो आप खुद को इतना खुशकिस्मत कंसिडर ना करें। कोई भी आपके सर पे प्रोजेक्ट दे नहीं मारेगा कि नहीं जी आपसे ही करवाना है, बस आपको आता है या नहीं आता, आप लें या ना लें, बस मैं तो, ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा नहीं होता। तो आप गिग्स बनाएं, जो गिग्स मैं कह रहा हूँ वो बना लें। बेशक आपको अभी नहीं आती, लेकिन गिग्स बनाएं तो सही। 1 महीना लगता है फाइवर के ऊपर गिग्स मैच्योर होने में, तकरीबन 15 दिन से 1 महीने के अंदर गिग्स मैच्योर होती हैं, रैंक होती हैं, फिर उनके ऊपर ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं। तो वो 1 महीना अभी आप बनाएंगे तो वो 1 महीना स्टार्ट होगा, तो लास्ट मंथ के अंदर आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। ये उसी वक्त मिलेंगे कि अभी से आप स्टार्ट लेंगे। तो आप इस बारे में परेशान ना होगा, अगर किसी को ऑर्डर मिलेगा भी तो हम एज ए क्लास असाइनमेंट के तौर पे यहाँ पे उसको डिस्कस भी करेंगे। तो अभी आप हिम्मत बंदें और ऑर्डर लेने के लिए कोशिश करें। और कोशिश में क्या है, प्रोफाइल बना लें, बिड्स स्टार्ट करें। और बिड्स मैंने बताया कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे स्टार्ट की जा सकती है। HTML CSS ये सारी आपको आती है, आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे बिड स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह की गिग्स पे आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। एक फुल फ्लेज वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट है, डायनामिक वेबसाइट आप बना सकते हैं। मैंने चंद दिन पहले आपको बनाना सिखाई है, तो ये कौन सा मुश्किल काम है। जो काम मैंने सिखा दिया उसके ऑर्डर्स लेना मुश्किल नहीं है, वो ऑर्डर्स आसानी से मिल जाएंगे। तो फिर भी अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप हिम्मत करके जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपको आ भी जाएगा, और आपको आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, आप फ्रीलांसिंग भी कर पाएंगे।
लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो माजरत के साथ दुनिया की कोई भी ताकत फिर आपको कुछ नहीं सिखा पाएगी। सही है जी। तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना ज़रूरी है। इसलिए जो इंजीनियर्स जॉब हासिल कर पाते हैं और वहाँ पे जाके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते प्राइवेट सेक्टर में, बहुत जल्दी से उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। हमारे तालीमी सिस्टम में कहते हैं कि 16 साल में एक ग्रेजुएट बनता है और 16 साल में उससे ये तकाजा किया जाता है कि वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना सीख जाए। लिहाजा अच्छा ग्रेजुएट वो होता है जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना जानता हो, वो इंस्ट्रक्शंस को समझता हो। हाई जो उसका मैनेजर है, जो उससे ऊपर हायर अथॉरिटी है, वो उसको जो इंस्ट्रक्शन दे वो उसको समझ में आना शुरू हो जाए और वो उनको फॉलो करना शुरू कर दे। तो हमारा तालीमी निज़ाम बेस ही इसी पे करता है। तो जो इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो नहीं करे तो उसको कोई भी कुछ सिखा नहीं सकता। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि जस्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, जैसे कहा जा रहा है वैसे करते रहें। इंशाल्लाह आपको वेब डेवलपमेंट भी आ जाएगी, आपको प्रोग्रामिंग भी आ जाएगी और आपकी फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप हेजिटेशन का शिकार रहेंगे, नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर सबसे पहले आपको अपने ऊपर एतमाद करना होगा कि आप कुछ कर लेंगे। फिर हम आपको सिखा रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा, फिर भी आप परेशान रहेंगे कि नहीं जी मुझसे नहीं हो पाएगा। तो जो खुद से इनिशिएटिव नहीं ले पाता उससे वाकई कुछ नहीं हो पाता और उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो क्लास 1 के स्टूडेंट्स को पढ़ा भी ले, उनको मैथ ही सिखा ले, 1 2 3 सिखा ले। तो जो अज़म कर लेता है तो वो अंधे गूंगे बहरों को भी बहुत कुछ सिखा लेते हैं और वो आसमान से तारे भी तोड़ के ले आते हैं जो हिम्मत वाले होते हैं, जो तय कर लेते हैं कि नहीं मैं तो कर ही लूँगा। तो आप अज़म करें कि इंशाल्लाह आप कर लेंगे और फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ से दी जा रही हैं उनको फॉलो करें। इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो लोग मिलियंस कमा रहे हैं पाकिस्तान में रह के या पूरी दुनिया में कहीं पे भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स मंथली कमा रहे हैं, वो लोग भी इंसान हैं और आप ही की तरह इंसान हैं और मोस्टली आपसे कम इंटेलिजेंट हैं। लेकिन उन लोगों ने हिम्मत की और चीज़ों को ट्राई करना शुरू कर दिया। आप भी हिम्मत करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें और इंशाल्लाह आप उनसे आगे निकल जाएंगे। चलें जी, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी भी हमारे पास 36 स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा नहीं आ पाए। बहरहाल जो लेक्चर नहीं लेगा या बाद में लेक्चर लेगा, मैंने पहले बताया कि हमारे साथ ये लाइव सेशन है, ये लाइव सेशन है। लाइव सेशन में आएंगे तो फ़ायदा होगा, बाद में वीडियो देखने से कुछ खास फ़ायदे नहीं होंगे। साथ में रहेंगे, साथ की चीज़ें साथ में ही चलती हैं। आदमी पहले समझता है कि नहीं मैं बाद में लेक्चर ले लूँगा, बाद में आता है तो बाद में वो कहता है जी ये तो मेरे जहन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आंसर कौन करेगा। तो इस तरीके से बाद वाला मामला बाद में निकल जाता है। आदमी पूरा, जो लोग बाद में सुनते हैं उनको पूरा लेक्चर भी सुन नहीं पाते, वो असाइनमेंट नहीं करते और हमें बताते भी नहीं हैं। तो ऑलमोस्ट 35-40 लोग सुन रहे हैं और 35-40 लोग ही कम्युनिकेट हमारे साथ कर रहे हैं, वो असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं। तो उन्हीं को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। हम साथ साथ में फ्रीलांसिंग भी पढ़ेंगे और साथ ही हम वेब डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। साथ साथ में हम दोनों चीज़ों को कवर करते चले जाएंगे। तो किसी को वेब डेवलपमेंट आती है तो फ्रीलांसिंग नहीं आती, तो फ्रीलांसिंग साथ साथ में कवर होगी। थोड़ा सा इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एक कोर्स को ऑर्गेनाइज किया गया है स्टेप बाय स्टेप। ये मायरा आरिफ आज आप क्यूए सेशन में हमारे साथ रहिएगा। क्यूए सेशन में आप लाइव आइएगा, इंशाल्लाह जो भी आपकी बात होगी वहाँ पे सुनी जाएगी।
फिर भी अगर वहाँ पे आपका मसला सॉल्व नहीं हुआ तो मैं आपको अपना नंबर भी सेंड कर दूंगा, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है कि हम क्लास से बाहर बात करें। तो इसलिए पहले आप अपनी आज क्यूए सेशन में लाइव आइएगा, मैं आपको इधर ही लाइव स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी क्यूरीज को सबमिट करते हैं, तो आप भी अपनी क्यूरी सबमिट कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइएगा, तो इंशाल्लाह हम उसको आंसर करेंगे। अगर नहीं आंसर हो सकी या कोई प्रॉब्लम इधर लाइव फेसबुक लाइव से सॉल्व नहीं हो पाया तो इंशाल्लाह फिर आपको नंबर भी दे देंगे और आप बात कर लीजिएगा। हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं, आपकी क्यूरीज को आंसर करने, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही हैं। तो पहले एक दफ़ा लाइव आइएगा, मुझे बताइएगा आपकी प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इधर सॉल्व कर पाया तो ठीक है, अदरवाइज नंबर आपको दे देंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या होना चाहिए फ्रीलांसिंग में? तो बहरहाल सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि हम लोग तय करें कि हमने बहरहाल ये स्लाइड थोड़ी देर बाद में आनी चाहिए थी, लेकिन मैं शुरू में ही हमारे शुरू में बात कुछ इससे रेलिवेंट हो चुकी। तो ये तय करना होगा कि हम कर पाएंगे, हमने ये करना है, हमने अपनी प्रॉब्लम को इसी तरीके से सॉल्व करना है। हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हमने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, खुद को सपोर्ट करना है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा? तो मैं जॉब के लिए वेट नहीं करूंगा या जॉब के लिए वेट नहीं करूंगी, बल्कि मैंने फ्रीलांसिंग करनी है। फ्रीलांसिंग मुश्किल है, आसान है, कोई भी मुश्किल हिम्मत वालों के लिए मुश्किल नहीं रहती, और कोई भी आसान चीज़ वो डीठ लोगों के लिए या हमारे यहाँ पंजाबी में हट धर्म लोगों के लिए वो आसान चीज़ भी मुश्किल हो जाती है। जो कोई काम नहीं करेगा, हिम्मत नहीं बांधेगा, स्टार्ट नहीं लेगा, तो उसके लिए कुछ भी आसान नहीं है, उसके लिए सारी चीज़ें मुश्किल ही होती हैं। तो इसलिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप हिम्मत बांध लेंगे, आप तय कर लेंगे कि इंशाल्लाह हमने करना है, तो वो हो जाएगा। तो आप लोगों के अंदर टैलेंट मौजूद है, आप लोगों के अंदर सलाहियत मौजूद है। अगर आपके अंदर सलाहियत ना होती तो आप कभी भी ग्रेजुएट ना होते। जो टैलेंटेड नहीं थे, जिनके अंदर सलाहियतें नहीं थी, वो मैट्रिक में आपसे अलग हो गए, वो मैट्रिक ही नहीं कर पाए। वो आपके साथ थे लेकिन मैट्रिक के बाद आपका साथ नहीं दे पाए। जो थोड़े से टैलेंटेड थे वो आपसे इंटर में जुदा हो गए, और कुछ लोग आपसे आपके साथ उन्होंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी लेकिन वो ग्रेजुएशन को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो वो बासलाहियत लोग नहीं थे। आप बासलाहियत थे, इसलिए आप ग्रेजुएशन कर पाए, आप 16 ईयर तालीम ले पाए। तो आपने एक क्राइटेरिया को फुलफिल किया, बहुत सारे लोगों से आप बहुत आगे हैं। इट मीन्स कि आपके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, आप पूरी दुनिया आपके लिए खुली है। अगर हमारे मुल्क में नौकरियां होती तो आप जैसे टैलेंट को अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रही होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, इकोनॉमी ऑलमोस्ट क्रैश कर चुकी है, तो वो सिनेरियो नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हैं। चंद दिन कुछ 2-4 महीने पहले मैंने एक साहिब की वर्कशॉप ली। वो अमेरिकन पाकिस्तानी अमेरिकन थे, और एक अरसा उन्होंने वहाँ पे गुजारा। अमेरिकन जो मुआशरा है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो उन्होंने एक बात वहाँ पे की, मुझे वो बहुत अजीब लगी। उनका कहना ये था कि जितने भी अमेरिकन हैं इस वक्त, अमेरिकन पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं, वहाँ से सारी की सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं और पूरी दुनिया को डिलीवर होती हैं। वो तो टेक्नोलॉजीज़ में और जहानत में वो लोग लीड कर रहे हैं, पूरी दुनिया को वो मैनेज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं बिजनेस होता है उनको कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन उन्होंने अमेरिकन के बारे में बताया कि अमेरिकन जो हैं वो हर अमेरिकन दरमियाने दर्जे का या दरमियाने से भी निचले दर्जे का वो ज़हीन कंसिडर किया जाता है। अमेरिकन कुछ ज़्यादा ज़हीन नहीं है, कुछ ज़्यादा आईक्यू लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई नहीं है अमेरिकन का। और इसके बनिस्बत कहते हैं पाकिस्तान में आईक्यू लेवल इंडिविजुअल्स का वो बहुत ज़्यादा हाई है बनिस्बत अमेरिकन के। तो अमेरिकन इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, आईक्यू लेवल उनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि पाकिस्तानी लोगों का है। यहाँ पे बहरहाल यूथ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन
बेसिकली आईक्यू लेवल, जहनी सलाहियतें जो हैं, दिमागी सलाहियतें, वो यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा पाई जाती हैं। फिर उन्होंने कहा जी अच्छा आईक्यू लेवल अगर ज़्यादा वहाँ के लोगों का नहीं है तो फिर वो सबसे टॉप पे क्यों है, रूल क्यों कर रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने अलग से उसकी रीज़न बयान की। उन्होंने वो फ्रेमवर्क्स का एक डिफरेंस बयान किया कि वहाँ पे एक सिस्टम है, सिस्टम वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका है। जो भी उस सिस्टम का पार्ट बनता है तो वो चाहे कुंद ज़हनी क्यों ना हो, वो बहुत आगे निकल जाता है। सिस्टम के अंदर आते ही उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और बनिस्बत पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है, शार्प बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जहनी सलाहियतों के मालिक हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। सब के सब लोगों की जहनी सलाहियतें ज़ाया हो जाती हैं, वो अपने गाँव देहात और मोहल्लों से बाहर नहीं निकल पाते। बहरहाल ये तो मैंने थोड़ा सा आपको सपोर्ट करने के लिए एक बात कही कि हम लोगों के अंदर सलाहियतें बहुत ज़्यादा हैं, बस हम लोगों को कोई सही तरीके से वो सलाहियतें यूटिलाइज नहीं हो पाती। सारी ज़िंदगी हमारा जो वो खान साहब के वो लतीफ़े की तरह बन जाता है कि वो कहते हैं जी ये दिमाग कितने का है जी, ये बहुत महंगा है। क्यों महंगा है जी, ये फ्रेश है, अनयूज़ है, अनटच है, अभी तक इसको यूज़ नहीं किया गया। तो हम लोग भी कुछ ऐसे ही रह जाते हैं। सिस्टम की खराबी की वजह से हम अपनी जहनी सलाहियतों को यूटिलाइज नहीं कर पाते, हमें मालूम नहीं पड़ता कि किस तरह उनको यूटिलाइज करना है। तो थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। हिम्मत करने वालों की मेहनत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाया नहीं करते। बस सबसे पहला कदम आप लोगों ने जो उठाना है वो ये तय करना है कि इंशाल्लाह मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करूँगा और फ्रीलांसिंग के ज़रिए से सॉल्व करूँगा। और ये कुछ मुश्किल नहीं है। ये दुनिया के जितने भी लोग जो मिलियनियर्स हैं या बिलियनियर्स हैं, ये मुझसे ज़्यादा ज़हीन नहीं है। बस इंशाल्लाह मैं भी हिम्मत करूँगा तो इनको पीछे छोड़ दूंगा। जैसे मैंने अपने बहुत सारे क्लास फेलोज को पीछे छोड़ दिया। मैट्रिक में बहुत सारे लोग मेरे से पीछे रह गए, इंटर में बहुत सारे लोग मेरे से पीछे रह गए, ग्रेजुएशन में बहुत सारे लोग मेरे से पीछे रह गए। तो इसी तरह मैं अब प्रोफेशनल लाइफ में भी इन तमाम लोगों को जिस वक्त कंपेटिटर है मेरे, उन सबको भी पीछे छोड़ दूंगा। यहाँ पे एक और बात जहन में आ रही है, हमारी स्लाइड से रिलेटेड नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ज़रा तवज्जो से इस बात को सुनिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो बात अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा भी पाऊं। फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ये बात ज़रा अहम है, इससे रेलिवेंट है। देखिएगा जी, हमने शुरू में बात की थी कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, दो तरीके से सॉल्व हो सकती हैं। उनमें से एक तरीकाकार तो हमने ये देखा था कि हम जॉब हासिल करें और जॉब हासिल करके हमने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। और दूसरा तरीकाकार हमने बताया था कि बिजनेस फ्रीलांसिंग, खासतौर पे उस बिजनेस में हमने डिस्कस किया था कि हम फ्रीलांसिंग को अपना बिजनेस को हम अपना एम बनाएं और उस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन मैं कोशिश करूंगा कि चंद ही मिनट्स में इसको वाइंड अप करूं, लेकिन है बहुत अहम। जॉब की तरफ जितने भी लोग जाते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में रहें, खासतौर पे जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हासिल करने के लिए तकदो में लगे रहते हैं, मोस्टली वो डल हो जाते हैं, कुछ भी कर नहीं पाते। और उसकी बड़ी रीजन है, वो रीजन आप लोगों के लिए अहम है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोग जानते हैं जॉबर जितने भी होते हैं, हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाने को प्रेफर भी इसलिए करते हैं कि काम कुछ नहीं करना पड़ता। और गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाएं, बंदे बेशुमार वहां पे मिलेंगे, काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप महीनों चक्कर लगाते रहते हैं, काम कोई नहीं करता। और लोग जाते भी इसीलिए हैं कि काम ना करना पड़े। तो चूंकि काम नहीं वो करना चाहते, इसलिए वहां पे जाते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी लोग जॉब हासिल करने चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग जॉब हासिल करना चाहते हैं, अब जरा समझिएगा, जॉब महदूद हैं। अब जॉब हासिल करने वाले लोग ज्यादा हैं, तो आपस में एक कंपटीशन पड़ता है, एक मुकाबला होता है। और इंसान हर कोई उस मुकाबले में हर कोई अपनी एफर्ट करता है। लेकिन ये जितने भी कंपेटिटर्स होते हैं मुकाबला करने वाले जॉब हासिल करने के लिए,
इन सब लोगों की सलाहियतें ज़रा कम दर्जे की कंसिडर की जाती हैं। ये ज़रा सेकंड लेवल के या थर्ड लेवल के लोग होते हैं। इन्होंने कंपटीशन इनका ये है कि इन लोगों ने मुकाबला करना है और जॉब हासिल करनी है, और जॉब हासिल करने के बाद क्या करना है, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर में काम ऑलमोस्ट ना होने के बकदर होता है। 6 घंटे गवर्नमेंट सेक्टर डिमांड करता है और 6 घंटे में से कोई 2 घंटे भी काम नहीं करता। तो मोस्टली ये कंपटीशन उन लोगों के दरमियान होता है जिन्होंने तय कर लिया होता है कि हमने कुछ नहीं करना। खासतौर पे जो गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे होते हैं, पहले से तयशुदा बातें होती हैं कि इंशाल्लाह जॉब मिल जाए, फिर सारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो जो ऐसे लोगों के दरमियान रहेगा, अब आप समझें कि उसकी दिमागी सलाहियतों का क्या होगा। उसका आईक्यू लेवल जो भी था, अब उसका आगे क्या बेड़ा गर्क होने वाला है। उसकी सलाहियतें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर रखी हैं, उनके साथ क्या होने वाला है। वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहा है जो डल है, जिससे प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट ना होने के बकदर होगी। तो डल लोगों के दरमियान चला जाएगा। वो डल लोगों के साथ उसने मुकाबला किया, डल लोगों से मुकाबले में वो कभी जीत गया कभी हार गया। जॉब मिल गई तो जीत गया, तो डल लोगों से जीत के जॉब हासिल कर ली और फिर सारी जिंदगी डल लोगों के दरमियान रहा और सारी सलाहियतों का सत्यानाश हो गया। और इसकी बनिस्बत इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी है, जरा समझिएगा, पूरी दुनिया पे रूल करने वाले जो लोग हैं वो बिजनेसमैन हैं। आप अपने छोटे से मोहल्ले या अपने शहर या अपने इलाके को देखें तो आपके इलाके में भी चलती उन्हीं लोगों की है जो माली एतबार से स्ट्रॉन्ग है, जिनके बिजनेस स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। इसलिए आपके इलाके से काउंसलर भी वही होते हैं, एमएनएज और एमपीएस भी वही होते हैं। अगर भी वो एमएनए एमपीएस भी ना हो तो तब भी सारे मोहल्ले में चलती उन्हीं लोगों की है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे आपके मोहल्ले में है, ऐसे ही आपके शहर में है, और ऐसे ही आपके पूरे मुल्क में है। हम सब के मुल्क में, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। पूरे पाकिस्तान को रूल करने वाली चंद बिजनेस फैमिलीज हैं, घूम के वही आगे आ रहे होते हैं। चाहे मार्शल लॉ आ जाए, फौजी हुक्मरान हो, तो तब भी उनकी हुक्मरानी होती है। फौज में भी वही लोग होते हैं। अगर फौज प्योरली वही लोग उन लोगों के बगैर आ जाए तो तब भी एक मार्शल लॉ डिक्टेटर बगैर उस बिजनेस में फैमिली के कुछ नहीं कर सकता। वो 20-22 या 30-40 लोग फैमिलीज हैं, वही बार बार मार्शल लॉ की सूरत में भी एक फौजी डिक्टेटर भी उनके बगैर नहीं चल सकता। उनको भी पैसे चाहिए होते हैं मुल्क चलाने के लिए, और वो बिजनेसमैन लोगों के पास होता है। वो इन फैमिलीज की फिर सपोर्ट लेते हैं और उस तरीके से वो चल पाते हैं। और अगर मार्शल लॉ नहीं होता तो तब तो जाहिर है वही फैमिलीज आगे आती हैं और वही मुल्क को रन कर रही होती हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे ही है। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी ऐसे ही चल रही होती हैं और वहाँ के बिजनेसमैन उनको चला रहे होते हैं। और इवन के पूरी दुनिया में अब आप मुख्तलिफ लिस्टें देखते होंगे कि ये 100 बड़े बिजनेसमैन हैं, ये बिलियनियर्स की लिस्ट है, इसमें फलां साहिब टॉप लेवल पे हैं, फलां, और ये मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड है। और दुनिया अब कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरफ जाना शुरू हो गई है। आप कुछ ना कुछ इसको जानते होंगे कि होता क्या है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, पूरी दुनिया में अपने मफादात को सामने रख के तसर्रुफात कर रही होती है, गवर्नमेंट्स को गिरा रही होती है, गवर्नमेंट्स को बना रही होती है, लोगों को सपोर्ट कर रही होती है। इवन के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती, किसी मुल्क में अपनी प्रोडक्ट उनकी बिक नहीं रही होती, तो वहाँ पे अपने लोगों के ज़रिए से गवर्नमेंट की ऐसी ले आती हैं जो उनकी प्रोडक्ट को बेचने में मुआविन साबित हो। तो बिजनेस कम्युनिटी जो है पूरी दुनिया में रूल कर रही है, गवर्नमेंट्स के ज़रिए से, आर्मीज़ के ज़रिए से, या जैसे भी मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, हम इस पर फोकस नहीं करते। अब ज़रा समझिएगा इस बात को, ये पॉइंट ज़रा अहम है। अगर कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है तो इस वक्त सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों के साथ उसका कंपटीशन पड़ेगा। बिजनेसमैन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा ज़हीन तरीन कम्युनिटी है, पूरी दुनिया को वो रूल कर रहे हैं। छोटा बिजनेसमैन है तो पूरे अपने इलाके को रूल कर रहा है, उसमें उसकी हुकूमत चलती है, उसमें उसका सिक्का चलता है। उससे बड़ा है तो वो अपने शहर को, और उससे बड़ा है अपने सूबे को और मुल्क को वो चला रहा है। तो जैसे ही आप बिजनेस करने का सोचते हैं तो आपका कंपटीशन पूरी दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों के साथ पड़ेगा। और जैसे आपके कंपेटिटर्स होते हैं,
आदमी की सलाहियतें भी वैसे ही डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। आप पागल लोगों के साथ कंपटीशन डाल लेंगे, कुछ अर्सा आप पागल खाने में 1-2 महीने रहें तो ज़हीन तरीन लोग भी पागल हो जाएंगे। पागल खाने में रहने की वजह से वो भी पागलों की तरह सोचना शुरू कर देंगे, पागलपन की चीज़ें उनके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। जावेद चौधरी को आप थोड़ा सा पढ़ा करें, कुछ उनकी स्टडीज़ कुछ इस तरह की होती हैं कि वो आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा था, मैंने बहुत अरसा हुआ उसको पढ़ा। उसमें उन्होंने लिखा कि ज़हीन तरीन लोगों की एक रिसर्च किसी यूनिवर्सिटी ने की, मुझे नाम नहीं याद रहा अब उस यूनिवर्सिटी का। उन्होंने रिसर्च की कि ज़हीन तरीन लोगों को लूजर्स के दरमियान रखा गया तो वो ज़हीन तरीन लोग लूजर्स बन गए, और दरमियाने दर्जे के लोगों को कामयाब लोगों के दरमियान रखा गया और उनका बिहेवियर फॉलो किया गया, तो वो दरमियाने दर्जे के लोग या वो लूजर्स जो कामयाब लोगों के दरमियान उठना बैठना जिनका रहा, कुछ ही अरसे में वो भी कामयाब बनना शुरू हो गए। जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है उन लोगों के जिनके साथ आपका कंपटीशन है। उन लोगों की खासियत आदमी बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। मतलब ये है कि आप अगर डल लोगों के साथ अपना कंपटीशन रखेंगे, उन्हीं को समझेंगे कि मैंने इनको बीट करना है और आगे जाना है, तो आप भी डल हो जाएंगे, आपकी सलाहियतें कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ अपना कंपटीशन रखेंगे, उन लोगों को सामने रखेंगे, उनकी स्किल्स को सामने रखेंगे, उन के साथ मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, तो आप सक्सेस के बहुत सारे दर्जे ऐसे ही सिर्फ कंपटीशन में आने की वजह से ही अबूर कर जाएंगे। बहरहाल ये ज़रा की पॉइंट जहन में रखिएगा। अगर आप डल लोगों के साथ कंपटीशन रखेंगे तो आप कंपटीशन में हारें या जीतें, लेकिन आप डल हो जाएंगे। आपकी सलाहियतें जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगी, वो मांद पड़ना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप बहुत ही बासलाहियत लोगों के साथ कंपटीशन रखेंगे तो आप स्किल्ड होते चले जाएंगे। नई से नई सलाहियतें आपके अंदर, आपकी वही पुरानी सलाहियतें ब्रश अप होती चली जाएंगी, निखरती चली जाएंगी। तो अब जरा समझिएगा, फ्रीलांसिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पूरी दुनिया आपकी कंपेटिटर होगी। फ्रीलांसिंग में पूरी दुनिया के वो तमाम टैलेंट जो टेक्नोलॉजी बेस्ड टैलेंट है वो आपका कंपेटिटर बनेगा। वो चाहे अमेरिकन जो लोग हैं और वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, वो प्रोग्रामर्स हैं, वो डेवलपर्स हैं, वो आईटी से रिलेटेड हैं, वो आपके कंपेटिटर बनेंगे। यूरोप के तमाम वो लोग, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के तमाम वो लोग आपके कंपेटिटर्स बनेंगे। और अब आप समझिएगा, जैसे आपके कंपेटिटर्स होंगे, आपकी थिंकिंग भी वैसे ही डेवलप होना शुरू हो जाएगी, आपकी सलाहियतें भी वैसे ही ग्रो करना शुरू कर देंगी। अब आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप कैसे चलें, किन लोगों के साथ कंपटीशन रखें। मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने खोल के बयान कर दी, पर ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं इस मौजू पे मज़ीद कुछ एग्जांपल्स भी दूं आपको, लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है कि मैंने अपना आइडिया आपको क्लियर कर दिया कि ये दोनों फ़र्क क्या हैं और हमें किस तरफ देखना है। अगर आपके अंदर सलाहियतें नहीं भी हैं, आप अपने आप को कुंद ज़हन समझते हैं, बहुत ही पिछले दर्जे का इंसान समझते हैं, तो तब भी आप फ्रीलांसिंग शुरू करें। इंशाल्लाह आपकी सलाहियतें बहुत ऊपर चली जाएंगी। जी, कुछ आपको मालूमात होनी चाहिए, स्किल्स होना चाहिए आपके पास, और आपका प्रोफेशनल बिहेवियर है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए फ्रीलांसिंग के लिए। ये बहुत ज़रूरी हैं, ये 3-4 चीज़ें। इस स्लाइड से रिलेटेड कोई बात, 1-2 बातें मैंने पहले भी आपको बताई थी, पर मैं उनको जल्दी से दोबारा से उनको आपके सामने बयान कर देता हूँ, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हमने ये बात की थी कि हमारा जितनी भी एफ़र्ट्स हैं वो पैसे कमाने के लिए हैं, इसका एफ़र्ट्स का कोई और मकसद नहीं है। क्लियर है कि हम लोग पैसे कमाना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम बहुत क्लियर होनी चाहिए।
जब तक वो क्लियर नहीं होगी तो आदमी दाएं बाएं घूमता रहेगा। और जब मकसूद पैसा कमाना है तो उसके लिए फिर आदमी सोचता है कि किन किन तरीकों से पैसे कमाए जा सकते हैं और कितने ज़्यादा, किस तरीके से, जो तरीका मैं इख्तियार कर रहा हूँ इसमें कम पैसे हैं या ज़्यादा पैसे हैं, और इस तरीके से फिर आदमी कंपैरिजन करता हुआ बहुत राइट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि पैसा कमाना चाहिए, लेकिन हर चीज़ को पैसे से रिलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखना चाहिए कि मकसद तो हमारा पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाने के लिए इस मकसूद को हासिल करने में क्या क्या चीज़ें मुआविन हैं। मैंने बताया था पहले, चंद दिन पहले, कि हमारा पाकिस्तान में कुछ बिहेवियर कुछ इस तरीके से होता है कि हम लोग किसी भी काम को सही तरीके से करने के आदी नहीं है। हमारा पूरा सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि कोई भी काम, कोई भी आदमी पूरे सिस्टम में कोई भी काम सही तरीके से करने को तैयार नहीं है, या उसको सिरे से आता ही नहीं है सही तरीके से काम करना। इवन के एक मजदूर और मिस्त्री की एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि आप मजदूर और मिस्त्री के सर पे खड़े ना हो, आप प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के सर पे खड़े ना हो, तो आपको पता चलेगा कि एक छोटा सा बल्ब, एक छोटी सी सॉकेट भी सही तरीके से नहीं लगाई, वो उल्टे तरीके से लगा के चला गया, वो स्पार्क कर रही है। नल लगाया तो उसने पानी वो लीक कर रहा है, वो टेढ़ा लगा हुआ है, उसमें आपको हर खामियां नजर आ जाएंगी। मजदूर और मिस्त्री के सर पे आप खड़े नहीं होते, पता चलते हैं उसने दिन में बहुत थोड़ा सा काम किया और शाम को अपने डेली वेजेस लेके घर को रुखसत हो गया। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं। तो ओवरऑल ये उन लोगों का कसूर नहीं है, ओवरऑल हमारा पूरा का पूरा मुआशरा ही ऐसा है। हम में से, मैं भी इसी में दाखिल हूँ, तो हम सब लोग ऐसे ही हैं। तो जब हम फ्रीलांसिंग इस एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। हम एक बहुत से डिफरेंट इन्वायरमेंट के साथ को टच करने वाले हैं। हमें सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यूरोप अमेरिका से मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया से मिलेंगे, और वो लोग इस तरह के नहीं हैं। वो हर काम को परफेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी चीज़ें हमें बहुत ही ना स्ट्रीम लाइन करके देगा, बहुत ही उम्दा और आला चीज़ों की वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और हम जिस नेचर के होते हैं वो उनके साथ मैच नहीं खाती। इसलिए इधर से ही हमारी फ्रीलांसिंग का पहला स्टेप ही ना ख़राब होना शुरू हो जाता है, और हम लोग सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते, हमारा पहला प्रोजेक्ट ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने एक गुजारिश की थी कि मकसूद तो हमारा पैसा कमाना है, लेकिन इसी को सामने रखें। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग करना शुरू करते हैं, आपको प्रोजेक्ट मिलता है, तो आप ये तय कर लें कि मेरा मकसूद पैसा कमाना नहीं है, पैसे तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे, मेरा मकसूद लोगों को सर्व करना है, खिदमत करना मकसूद है। तो जब आप आदमी अपने दिमाग में किसी लोगों को खिदमत करना, लोगों की फलाह सोच लेता है, तो वो फिर ज़रा मुखलिस होके काम करता है। तो जो आदमी मुखलिस होके काम करता है वो बहुत आगे निकल जाता है, तो वो अच्छा और उम्दा काम कर लेगा, क्वालिटी वो प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए आप तय कर लें कि मकसूद तो पैसे कमाने हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट मिलेगा, अब जो प्रोजेक्ट मिलेगा उसको मैंने सर्व करना है, जो क्लाइंट है उसको सर्व करना है, उससे पैसे उसकी जेब से नहीं निकलवाने। जितने वो पैसे निकालेगा उससे ज्यादा सर्विसेज मैंने उसको डिलीवर करनी है। जितनी हमारे से कमिटमेंट हुई है उससे ज्यादा मैंने उसको कुछ करके देना है। तो खिदमत इसी को कहते हैं कि आदमी बगैर रिवॉर्ड के कुछ काम करे। जैसे वालिदैन की खिदमत आदमी करता है, उनके लिए काम, उनके पाँव दबाता है, और उनके लिए डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज़ करता है उसमें कुछ आदमी रिवॉर्ड का तकाजा नहीं कर रहा होता, रिवॉर्ड उसको नहीं चाहिए होता। हाँ, उनकी खुशनुदी ही चाह रहा होता है वो। तो इसी तरह आप भी अपनी फ्रीलांसिंग में हर प्रोजेक्ट को इस नीयत से करें कि आप लोगों को सर्व करेंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, पैसे आपको मिल जाएंगे। आप जब बाहर की दुनिया के साथ काम करेंगे तो वो लोग कामों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, काम वालों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। तो जो अच्छा काम करता है वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो हमने कहा था फ्रीलांसिंग जो है ये एक चारे की तरह है। जो पहले शुरू के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पैसे कमाने के लिए नहीं होते, वो क्लाइंट्स को अपनी जेब में डालने के लिए होते हैं, उसका ट्रस्ट जीतने के लिए होते हैं। तो एक दफ़ा आपने किसी ग्राहक का, किसी क्लाइंट का ट्रस्ट जीत लिया, फिर वो आंखें बंद करके आपके साथ आपकी तरफ आएगा और लोगों को भी रेफर करेगा। वो आपके लिए बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन जाएगा। चलें, बहरहाल ये बात है, बहुत अहम है।
ठीक है जी, अप टू डेट रहना चाहिए। आप साथ साथ में ग्रो भी करते रहिएगा। अभी हम आपको वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, बहुत बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजीज आपको डिलीवर की जाएंगी, आपको सिखाई जाएंगी। तो लेकिन कहीं पे भी आदमी को रुकना नहीं चाहिए, नई से नई चीज़ें सीखता रहें। यहाँ पे भी ये है कि जो चीज़ें आप सीख रहे हैं इनमें आप एक्सपर्ट हो जाएं। तो इसलिए हमने आपसे डिमांड की थी कि आप 2 घंटे का लेक्चर लें और 3-4 घंटे यहाँ पे स्पेंड करें, प्रैक्टिस करें, सोचें कि मुझे ये कैसे चीज़ें आ जाएं, मेरी सेकंड नेचर बन जाए। बहरहाल रुकना कहीं पे भी नहीं होता। तो हम इस कोर्स के एंड में मज़ीद चीज़ें भी आपको बताएंगे कि इन्हीं में अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं तो आगे फिर क्या क्या है, आगे फिर आप कहाँ देखें। जी, फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पहले आपके लिए कोई जगह होनी ज़रूरी है जहाँ पे आप बैठ के कुछ करें। आपका काम, आपका एक ऑफिस होना चाहिए, जो समझ लें कि एक ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए थोड़ी सी तकोदो करें। आप घर में एक छोटी सी कमरे को, घर में छोटे से कॉर्नर को, कोई एरिया को तय कर लें कि वो आपका ऑफिस बनेगा, और वहाँ बैठ के आप 6-7 घंटे 8 घंटे वहाँ पे बैठना शुरू कर दें। ये आपका ऑफिस वर्क होगा, ऑफिस आपके बिजनेस का ये स्टार्टअप प्लान होगा। तो वहाँ बैठ के आप काम करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लें जहाँ पे आप बैठ के काम किया करें। इसके बगैर आप समझें कि चलते फिरते सोते जागते अपनी दुनिया की एक्टिविटीज़ में लगे लगे आप बिजनेस रन कर लेंगे तो ऐसा ज़रा कदरे मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपने घर के किसी कॉर्नर को, अपने दोस्त की बैठक को, या दोस्त के पास दो चार लोग मिल के अगर बैठ जाएं तो ये भी कुछ मज़ायका नहीं है। लेकिन तय कर लें कि 8-10 घंटे हमने फोकस होकर अपने बिजनेस को देने हैं, और उसके बाद हम जो कुछ मर्जी करें, लेकिन 8-10 घंटे कम से कम दें उसको। तो 4 घंटे तो प्रैक्टिस है, हम जो पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन बिजनेस के लिए आप तय कर लें कि कितने वक्त देना है, और फिर उसके बाद कहाँ पे बैठ के वो वक्त स्पेंड करना है। तो एक आपका ऑफिस होना चाहिए, और वो ऑफिस कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी से आप 5-10 हज़ार रुपये पे एक दुकान किराए पे ले लें या कोई ऑफिस ढूंढें और वहाँ पे चेयर और टेबल और ये सारा कुछ आप करना शुरू कर दें। कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरी नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को देख के कुछ भी आप कर लें। शुरू में कुछ भी एक्सपेंस ना करें, पैसे खर्च ना करें। घर के किसी कोने को 2-4 लोग मिल के किसी एक की बैठक में बैठ जाएं, और इस तरह की बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगी। किसी का ऐसा घर मिल जाएगा जो खाली होगा, अभी रेंट आउट नहीं हो रहा, वहाँ पे बैठ जाएं, किसी की बैठक में बैठ जाएं, किसी के घर में बैठ जाएं एक आध कमरा में। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए मुआविन होगा। जब आप वहाँ बैठेंगे ऑटोमेटिकली एक आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि हम यहाँ पे किसी पर्पज़ के लिए बैठे हैं, ये हमने किसी पर्पज़ के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। जी, बहुत ज़रूरी है कि आपके नेटवर्क में ऐसे लोग आ जाएं जो अच्छे फ्रीलांसर्स हैं, उनकी फ्रीलांसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। तो ऐसे लोगों को सर्च करना, ऑनलाइन सर्च करें, अपने एरिया में सर्च करें, उनके साथ आपकी सिटिंग्स होनी चाहिए ऑनलाइन, उनके साथ आपके रिलेशंस होने चाहिए। तो किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को के साथ कांटेक्ट आपका होना चाहिए। पर ये कुछ टिप्स थी जो आप लोगों को दी गई कि फ्रीलांसिंग में एटीट्यूड क्या होना चाहिए और क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड हैं। चंद चीज़ें बयान की गई, टाइम थोड़ा सा उनमें ज़्यादा लग गया उसके लिए, लेकिन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी इसलिए मैंने उन पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा दिया। तो चलेंगे अब हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। आज का टाइम ज़रा मेरे पास ज़रा कम है, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ों को भी देखते हैं। और मैंने एक असाइनमेंट परसों दी हुई थी, सब लोगों ने उम्मीद है उसको कर लिया होगा, कि HTML टेम्पलेट आपने डाउनलोड करना था, उसको मॉडिफाई करना था।
कल मैंने आपको वेरिएबल्स पढ़ाए थे और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब लोगों को वेरिएबल्स क्लियर भी होंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं, और आपने 2-4 वेरिएबल्स बना के उनको प्रिंट कर भी लिया होगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और वो क्या होते हैं। आज हम ज़रा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं। ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं, उनमें अरिथमेटिक भी आएंगे, लॉजिकल भी आएंगे और मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेशन करने होते हैं मुख्तलिफ तरह के, उनमें सबसे अहम अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। हमने दो चीज़ों को जमा करना है, उनको माइनस करना है, उनको आपस में ज़रब देना है या तकसीम करना है, तो ये सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं जैसा कि आप नॉर्मल लाइफ में करते हैं, ऐसे प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही होंगे। तो पहले हम ऑपरेटर्स पढ़ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। अगर आपने जमा करना है तो ये जमा का ही यानी एडिशन का ऑपरेटर जो मैथ में यूज़ होता है वो एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ होता है। तो दो डिजिट्स को आप जमा करें प्लस ऑपरेटर के साथ। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, आपके सामने हैं। एडिशन के लिए प्लस का ऑपरेटर है, सब्सट्रैक्शन के लिए वही ऑपरेटर है, बस मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ऑपरेटर यहाँ पे क्रॉस का नहीं है बल्कि यानी एक्स ऑपरेटर नहीं है, स्टार ऑपरेटर है। तो ये ज़रा एक चेंज चीज़ है। इसी तरह एक डिवीजन ऑपरेटर है, उसके लिए रियल लाइफ में तो ये भी यूज़ किया जाता है और इसके अलावा और भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये डिवीजन ऑपरेटर है। और एक मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर आपके सामने है। रिमाइंडर के लिए आपको चाहिए, अगर दो चीज़ों को आप डिवाइड करें और आपको डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर बचता है, कभी डिवीजन पूरी हो जाती है, कभी पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ बच जाता है, तो रिमाइंडर को हासिल करने के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। इंक्रीमेंट के लिए प्लस ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट के लिए माइनस का ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर ये आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं। असाइनमेंट वैल्यू असाइन करने के लिए, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कल हमने देखा था कि वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी है तो असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा और जे में वैल्यू असाइन हो जाएगी, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। असाइनमेंट के साथ प्लस भी करना हो तो जे में होता यूँ है कि अगर पहले से, फॉर एग्जांपल ये जे है, जे के अंदर 15 पहले से मौजूद है, तो हम चाह रहे हैं कि 15 के अंदर 5 ऐड हो जाए। तो इसका आसान सा तरीकाकार एक तो ये है, जे प्लस 5 दोबारा जे में स्टोर हो जाए, जे के अंदर 5 को प्लस कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, और फिर बाकी जो आंसर है वो जे में स्टोर कर दिया। तो जे में पहले 15 होगा, फिर प्लस 5 और 20 इसमें आ जाएगा। लेकिन इसका शॉर्ट वर्जन ये है, एक ऑपरेटर ये यूज होता है प्लस इक्वलिटी, प्लस के साथ असाइनमेंट यूज करेंगे तो जे लिखना नहीं पड़ेगा। ये इस तरीके से ये शॉर्टकट ऑपरेटर है, ये शॉर्ट वर्जन है उसका, जे प्लस इक्वलिटी 5, तो ये करेगा जे के अंदर पहले वाली वैल्यू में 5 ऐड कर देगा, ये ऐसे है। और इसी तरह माइनस इक्वलिटी के साथ माइनस और असाइनमेंट ये दोनों मिलके आ रहे हैं, तो जे की पहली वैल्यू के अंदर से 3 को निकाल दिया जाएगा। जे के अंदर जो पहले मौजूद है उसके अंदर 8 जमा मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और इसी तरह ये आगे असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह से वर्क करते हैं। उम्मीद है ये समझ में आगे होंगे। एक एक नज़र इनको देखना है, आगे जाके हम इनको यूज़ करेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करना है कि वो आपस में इक्वल हैं कि नहीं, जे और 4 आपस में इक्वल हैं कि नहीं। तो ये दो नॉट इक्वल, दो चीज़ों को चेक करना है कि आपस में इक्वल तो नहीं है, तो उसके लिए ये नॉट इक्वल के ऑपरेटर है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स इनको बोलते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स आ रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स को ज़रा देखिएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स में अक्सर लोगों ने जाना होगा एंड, और, एक्स और, नॉट, ये 3-4 ऑपरेटर्स हैं। ज़रा उन लोगों के लिए मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिन लोगों ने ज़रा इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी हुई। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है? एंड ऑपरेटर ये होता है कि हम घर से निकलते हैं, हम ये सोचते हैं कि आज आप फलां काम करेंगे, तो घर से निकलते हुए हम कुछ चीज़ें सोचते हैं, सोचते हुए हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्या चीज़ें सोचते हैं? हम अपने डिसीजन मेकिंग को 2-3 चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं घर से निकलूं, बारिश भी ना हो,
और कोई स्ट्राइक वगैरह भी ना हो तो मैं यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। अगर बारिश हुई या स्ट्राइक हुई, कोई कन्वेंस ही नहीं मिली, तो यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। दोनों में से कोई एक हो गया तो तब यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? दोनों में से अपनी डिसीजन को रिलेट करना, दोनों में से किसी एक चीज के साथ। तो कोई एक इवेंट भी अकर हो गया तो मेरे लिए यूनिवर्सिटी जाना मुमकिन नहीं रहेगा। तो इसको और ऑपरेटर बोलते हैं कि दो कंडीशंस है मेरे में पास, कोई एक भी उनमें से ट्रू हुई तो उसकी बुनियाद पर मैं डिसीजन लूंगा। और कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि किसी डिसीजन के लिए दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो तभी मेरा काम बनेगा। फॉर एग्जांपल हम उसको कैसे कर लेते हैं, हम यूं कह लेते हैं, हम ये कहते हैं कि एक आदमी को इंटर में प्री मेडिकल में दाखिला कब मिलेगा? अगर वो मैट्रिक कर ले और प्लस 90 प्लस मार्क्स भी 90% से ज्यादा मार्क्स भी उसके आ जाएं, तो तब उसको प्री मेडिकल में, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो अब इन दोनों एक आदमी प्री मेडिकल में वो दाखिला ले ले तो उसके लिए ज़रूरी है वो मैट्रिक भी करे और 90% से ज़ायद उसके मार्क्स भी हों। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कम हो गई तो वो इंटर में दाखिला नहीं, वो प्री मेडिकल में दाखिला नहीं ले पाएगा। ये बात क्लियर हो गई? इसमें दोनों कंडीशन ज़रूरी हैं। तो जब दोनों कंडीशन या तीनों कंडीशन या 5-10 कंडीशन ज़रूरी हो जाएं, उनके बगैर गोल अचीव ना हो पाए, तो इसके लिए एंड ऑपरेटर यूज किया जाता है। जितनी भी चीजें जरूरी हैं उन सबको एंड के साथ रिलेट करते हैं। एंड ऑपरेटर इसके लिए ये यूज करता है। इसका मतलब ये है कि ये काम भी हो जाए और ये काम भी हो जाए तो फिर ऐसा होगा। हमने हमारी एग्जांपल में यूं हुआ कि एक आदमी मैट्रिक भी कर ले और 90% से ज्यादा या उसके इक्वल उसकी रिजल्ट्स भी आ जाएं तो तब वो इंटर में जाएगा। या दूसरी सूरत में हम यूं कहते हैं कि कोई एक ट्रू हो जाए, जैसा कि हमने यूनिवर्सिटी जाने की या ऑफिस जाने की या इस तरह स्कूल जाने की एग्जांपल को लिया था कि कोई एक भी उसमें लैग कर गई या एक भी ना हुई तो फिर किसी एक से भी हमारा काम चल जाएगा। तो उस सूरत में और ऑपरेटर आता है, कोई एक, ये या ये। और का मतलब ये चॉइस होता है और एंड का मतलब अदमे चॉइस है, चॉइस ना होना है। नॉट ऑपरेटर क्लियर है आपके लिए? एक्स और एक्सक्लूसिव और को छोड़ देते हैं आपके लिए, आप इसको समझ खुद ही देख लेंगे, मोस्टली कम ही यूज होता है। जी, वेरिएबल असाइनमेंट। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद वेरिएबल असाइनमेंट, ये हमने कल पढ़ ली थी, हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल एक आध नजर में आज देख लेंगे। स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, इसको भी देखते हैं। स्ट्रिंग टाइप्स, मल्टीपल लाइन कमांड्स, वेरिएबल टाइपिंग, कांस्टेंट। चलेंगे कांस्टेंट्स को कल देखेंगे हम लोग। ज़रा एक मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा और फिर हम आगे चलते हैं। मैं वैम्प को चला लूँ, फिर उसके बाद थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा कोड को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और क्वेश्चन क्यूए सेशन में चले जाते हैं। लेक्चर नंबर 10 था।
जी, ज़रा मैं लेक्चर नंबर 10 की स्लाइड्स को ओपन कर लूँ, फिर हम आगे चलते हैं। लेक्चर नंबर 10 स्लाइड नंबर 13। ये जी, ये छोटी सी एक एग्जांपल है आप लोगों के सामने। एक वेरिएबल क्रिएट किया गया, स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग क्रिएट की गई है और बाद में उसको इको करवाया गया है। बहरहाल सिंपल सिंपल सी प्रैक्टिस है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस एक एक नज़र देखिएगा। यहाँ पे मैंने कहा था डबल कोट्स के अंदर रहते हुए आप डबल कोट्स के अंदर रहते हुए जो कुछ भी डालेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपर यही लिखा हुआ है और आखिर में एक ऑथर का वेरिएबल है जो शुरू में क्रिएट किया। तो डबल कोट्स के अंदर अगर आप वेरिएबल भी दे देंगे तो वेरिएबल एज इट इज प्रिंट नहीं होगा बल्कि उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में अंदर मैंने इसको इस फाइल को एग्जीक्यूट किया तो क्या नजर आ रहा है आपको। लास्ट में जाएं, लास्ट में तो ये लास्ट में ये वाला है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई है, यही हमने अभी देखा। ये लास्ट में वेरिएबल है और बाकी सब एज इट इज प्रिंट है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई है, वेरिएबल एज इट इज प्रिंट नहीं हुआ। ये दूसरे तरीके से जरा इसको जरा इको करवाया गया, इसको भी देख लें जरा। यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक वेरिएबल बनाया गया, उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर करवा दी गई, बिल गेट्स का नाम उसमें डाल दिया गया, फिर एक और वेरिएबल बनाया गया। अब क्या हुआ, ये उसमें एक नई वैल्यू डाली गई, ये नई वैल्यू उस वेरिएबल में डाल दी गई, प्लस जो पहला वाला वेरिएबल है वो भी दूसरे वेरिएबल में उसकी वैल्यू को भी इंसर्ट कर दिया गया। तो ये टेक्स्ट का वेरिएबल है, इसके अंदर एक वैल्यू है और पिछले वाले वैल्यू को भी यहाँ पे अटैच कर दिया गया। तो दोनों वैल्यूज का एक अलग से मिक्सचर बन गया और उसको हमने इको करवा दिया और वो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। सही। तो दो वेरिएबल्स को कंकैटिनेट किया गया, कंकैटिनेट करके और उनको प्रिंट करवा दिया गया। ये सिंटेक्स हैं, कुछ सिंटेक्स आप जरा देख रहे हैं पीएचपी में कैसे लिखे जाते हैं। जो जरा हम स्लो स्लो मूव हो रहे हैं लेकिन चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं इसलिए। अच्छा जी, इको करवाने के लिए हमने कहा था अगर कोई टेक्स्ट एज इट इज आप प्रिंट करवाना चाहें तो उसके ये डबल कोट्स आते हैं, लेकिन एक और ऑपरेटर है, वो ये ऑपरेटर है कि डबल कोट्स की जगह ये भी यूज़ किया जा सकता है। मोस्टली लोग डबल कोट्स ही यूज़ करते हैं, ये ज़रा ट्रिकी ऑपरेटर है, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया तो बहरहाल, लेकिन एक ऑप्शन मौजूद है तो इसलिए यहाँ पे दिखा दिया गया। तो डबल कोट्स की जगह ये ऑपरेटर भी डाला जा सकता है। इसको भी ज़रा, इस स्लाइड को भी ज़रा हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। 14 स्लाइड है और ये उसकी आउटपुट है, सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है। और ये 14 है, 15। इसको देखिएगा, यहाँ पे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर वेरिएबल में उनके रिजल्ट्स को स्टोर कर दिया गया। देखें ये दो नंबर हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया। मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर में इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो नंबर में स्टोर हो जाएगा, नंबर वेरिएबल में। फिर उसके बाद नंबर को प्रिंट करवा दिया गया। और यहाँ पे ये मैंने देखा, आप देखेंगे यहाँ पे एक BR टैग, ये कल मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, जरा अच्छी तरह समझिएगा। HTML टैग जितने भी हैं, जितने भी HTML टैग हमने पढ़े हैं वो सारे इको करवाए जा सकते हैं, बस उनको प्रिंट किया जा सकता है। आप यूं करें, इको लिखें और डबल कोट्स के अंदर जितनी मर्जी HTML आप लिखना चाहें आप लिख दें। तो हम चूंकि एक लाइन ब्रेक डालना चाहते थे तो इसलिए लाइन ब्रेक के लिए BR टैग यूज होता है, तो इको के अंदर BR डाल दिया गया ताकि एक लाइन आ जाए बीच में। और फिर उसके बाद एक सब स्ट्रिंग का फंक्शन है वो यहाँ पे यूज किया गया। ये फंक्शन क्या होते हैं ये जरा मैं कुछ बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं। स्लाइड 15 है, ये देखिएगा जी, ये नंबर, ये वैल्यू निकल आई वहां से, ये पहला वाला नंबर इको यहाँ पे हुआ और फिर उसके बाद लाइन ब्रेक आई और लाइन ब्रेक के बाद ये सब स्ट्रिंग फंक्शन हमारे लिए ये काम कर रहा है। ये चीजें जरा कुछ बाद में आनी है। तो
चले मैं कुछ बयान कर देता हूँ। एक फंक्शन है यहाँ पे, फंक्शन क्या चीज़ है, अभी ज़्यादा आप इस पर फोकस ना करें, आने वाले दिनों में मैं इसको बयान करूँगा फंक्शन क्या होते हैं। बहरहाल जिनको पहले से मालूम है उनके लिए उनको समझ में आ जाएगी, जिनको नहीं मालूम तो कुछ ना कुछ मैं उनको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। एक फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे लिए लोगों ने, PHP डेवलप करने वालों ने कुछ काम हमारे लिए पहले से करके रखे हैं। कुछ प्रोसेसिंग हर एक को चाहिए होती है, हर डेवलपर उनको करना चाहता है या ज़रूर करता है, तो प्रोसेसिंग पहले से वो डिफाइन कर लेते हैं और उनके फंक्शंस बना के PHP के साथ या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ वो शिप कर देते हैं। उनमें से एक फंक्शन है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग फंक्शन ये काम करता है कि किसी भी स्ट्रिंग में से कुछ वैल्यू को अलग निकाल लेता है। अब देखें, नंबर ये है, ये सारी वैल्यू नंबर के अंदर पड़ी है, नंबर वेरिएबल है एक, उसके अंदर ये सारी वैल्यू पड़ी है। और हम ये चाहते थे कि पहली 5 वैल्यूज या पहली वैल्यू को छोड़ के ये वाली वैल्यू निकाल लें बीच में से, सिर्फ पहले 8 को छोड़ दिया जाए और लास्ट वाली 3 को भी छोड़ दिया जाए, दरमियान वाली वैल्यूज निकल आए 3, 8, 1 और 2, ये वैल्यूज हमारे पास मिल जाए हमें, तो उसको वो कैसे हासिल करेंगे दरमियान वाली वैल्यूज को, तो उसके लिए सब स्ट्रिंग का फंक्शन आता है, 2-3 आर्गुमेंट्स लेता है। सब स्ट्रिंग को हमने बोला कि ये एक स्ट्रिंग लो नंबर की, इस स्ट्रिंग के पहले वर्ड को छोड़ दो। सेकंड आर्गुमेंट बताया कि कितनी चीज़ें शुरू से कितने चीज़ों को छोड़ना है, तो हमने बताया कि पहली चीज़ को छोड़ दो, पहले वर्ड को छोड़ दो। तो देखो उसने 8 को छोड़ दिया, 8 को छोड़ दिया, पहला वर्ड छोड़ दिया, 1 लिखा ना, तो उसका मतलब यह है कि 1 को छोड़ दो, पहले वर्ड को छोड़ दो, और उसके बाद 5 वर्ड उठा लो। तो पहले वर्ड को छोड़ दिया और 5 वर्ड उठा लिए, तो ये पहला वर्ड 8 था, इसको छोड़ दिया गया, और उसके बाद जो वैल्यूज हैं 3, 8, 1 और 2, ये 5 वैल्यूज बनती हैं, ये उसने पिक करके हमें नीचे डिस्प्ले करा दी। मैं इसको जरा आपके लिए चेंज करता हूँ। अब मैं कहता हूँ पहले 2 छोड़ के फिर 5 वर्ड उठा लो, पहले 2 छोड़ो और फिर 5 उठा लो, तो ये कुछ ये काम करेगा। अब देखिएगा जी, ये 8, 1 से आगे पहले 2 वर्ड उसने छोड़ दिए और 5 उठा लिए फिर उसके बाद। उम्मीद है ये वो फंक्शन मैंने आपको समझा पाया। बहरहाल अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह गई है तो इंशाल्लाह जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे ना तो फिर ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगी। बहरहाल कुछ ना कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो गई होगी। चलें जी, ये एक पाई का वेरिएबल बनाया गया, पाई की वैल्यू उसमें स्टोर कर दी गई, रेडियस 5 है और इनको कैलकुलेट करने की एक सूरत बनाई गई है। इसकी आउटपुट पहले देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एक मिनट, इन 2 लाइनों को पहले करते हैं कमेंट, फिर उसके बाद देखते हैं। फिर देखिएगा जी, ये वैल्यू आ रही है कि ये एक फार्मूला है, हमने एरिया मालूम करना है एक सर्कल का, तो हमें पाई की वैल्यू मालूम हो, रेडियस मालूम हो, तो उसका एरिया डिफाइन किया जा सकता है। तो ये वो मैथ का एक जो आपने मैट्रिक में या उससे पहले कहीं पढ़ा था, ये सर्कल का एरिया निकालने का ये मैकेनिज्म है, आपके सामने एक फार्मूला पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया गया। पाई की वैल्यू और फिर उसके बाद रेडियस, और फिर उनको ऊपर पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस बाई मल्टीप्लाई रेडियस 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये फॉर्मूला निकला है। इसके अलावा हमने कांस्टेंट पढ़े थे, मैं इन दोनों को आपके लिए कमेंट करता हूँ और इस चीज़ को बयान करने की कोशिश करता हूँ कि ये लाइन क्या है, फाइल क्या है, ये दोनों चीज़ें क्या है। लाइन ब्रेक बीच में डाल लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। तो 2 चीज़ें इको करवाई, 3 चीज़ें इको करवाई गई हैं। एक में अंडरस्कोर लाइन, अंडरस्कोर फाइल, अंडरस्कोर, ये कुछ इस तरीके से 2 चीज़ों को इको, 3 चीज़ों को इको करवाया गया। पहले देख लेते हैं। जब आपने फाइल इको करवाया तो उसने लाइन, सॉरी ये लाइन, ये
लिखेंगे तो लाइन नंबर बता देगा कौन सी लाइन एग्जीक्यूट है, कौन सी लाइन पे ये कोड लिखा हुआ है। 7 नंबर लाइन पे ये देखें, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये फंक्शन या ये कांस्टेंट ये काम करता है कि लाइन नंबर बताता है। और ये कांस्टेंट जो है ये इसको एज इट इज लिखेंगे डबल _ फाइल डबल _ इको करवाएंगे तो ये फाइल बता देगा। तो ये फाइल का पाथ बताया गया, आप देख सकते हैं फाइल का फुल पाथ मौजूद है। ये फाइल ई ड्राइव में वैम्प के अंदर www बैच 10 और डेमोज और लेक्चर 10 और स्लाइड 16.php है। ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम कल बयान करेंगे, लेकिन उनकी एग्जांपल्स आपने देख ली। अच्छा जी, एक आध चीज रह गई है, वो भी जरा जल्दी से देख लेते हैं, वो क्या है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अभी आप तक आपने नहीं देखे शायद, वो भी एक नज़र में देख लेते हैं। क्या मेरा ख्याल उनको ज़रूरत नहीं है जी, आगे आएंगे तो हम उनको पढ़ लेंगे। इंक्रीमेंट के लिए और डिक्रीमेंट के लिए ये कुछ मैकेनिज्म है, आगे वो आ जाएंगे तो हम उनको पढ़ लेंगे। अभी मैं आपके साथ QA सेशन स्टार्ट करता हूँ और आपको इनविटेशन लिंक सेंड कर देता हूँ। तो जिन लोगों की क्यूरीज़ हैं वो तशरीफ़ लाएँ और क्यूरीज़ को बुक करें, मैं उनको आंसर करूँगा। जी, आपकी क्यूरीज़ को आंसर करने के लिए मैंने QA सेशन स्टार्ट कर दिया है। अब आप लोग तशरीफ़ ला सकते हैं और अपनी क्यूरीज़ को सबमिट कर सकते हैं। आज का टास्क होगा कि आप लोग सब लोग गिग्स क्रिएट करें, 6-7 गिग्स सब की बन जाएं। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइवर के ज़रिए से ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। और साथ में ही फिर हम कुछ थोड़ा थोड़ा फ्रीलांसिंग को मज़ीद भी देख रहे हैं। तो ऐसा ऐसा हम अपवर्क की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि अपवर्क पे प्रपोजल कैसे सबमिट किए जाते हैं, प्रपोजल राइटिंग कैसे होती है, ख़ास तौर पे प्रोजेक्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, प्रोजेक्ट में टाइम एस्टिमेशन कैसे होगी, कैसे आप ये बात देखेंगे कि प्रोजेक्ट पे कितना टाइम लगेगा, ये प्रोजेक्ट जो मुझे मिल रहा है या क्लाइंट ने डाला हुआ है ये कितना टाइम लेगा, और ख़ास तौर पे फिर उसकी प्राइस क्या होगी, कितने पैसे में उसको कोट करूँ, कितने में ये प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा। जी नज़र साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने असाइनमेंट कल बनाई थी फेसबुक वाली। जी जी फेसबुक वाली सर असाइनमेंट मैंने बनाई थी, वो सर सेंड करता हूँ जीमेल के जरिए तो मैसेज आ जाता है। ये देखें, ये अपलोड करके उसकी एक्सटेंशन भी मैंने चेंज की है, फिर आपने उसको भी किया था? सिक्योरिटी वाला सर मैसेज आ जाता है। जी सर, जिप किया है, जिप करके वो ब्लॉक क्या देता है। ये देखें, ये पहले मैंने सेंड की थी, वो सर सेंड हो गई थी, लेकिन इस दफा ये इशू आ रहा है सर। ये देखें सर, ब्लॉक फॉर सिक्योरिटी रीजंस। क्या लिखा हुआ है सर? ब्लॉक फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ये स्क्रीन आप देखें सर। आप मुझे जरा दिखा दें, कोई जरूरत नहीं, आप मुझे दिखा दें, मैं आपको नोट कर लेता हूँ। ये सर ना करें। जी सर, ये रिस्पॉन्सिव है, ये रिस्पॉन्सिव है। जी सर, ये देखें, जरा चेक कराएं। चलें जी, अच्छी बात है, शुक्रिया, बहुत उम्दा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, बस यही चेक कराना। सही जी। जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, मैंने असाइनमेंट सेंड की थी, लेकिन आपने जो नाम लिया है ना, मेरा नाम नहीं था, तो इसलिए कंफर्म करना था। आपका नाम जावेद इकबाल नहीं, आपका नाम मैंने लिया था जावेद साहब, आपका नाम लिया था जी। आपका नाम क्या असाइनमेंट है मेरे पास? ठीक है, इसलिए मैंने पूछना था सर। जी, आपके प्रोफाइल लिंक आ गए? प्रोफाइल लिंक सबमिट किया आपने? सर हाँ, मैंने किए थे, वो आए हैं क्या? अच्छी बात जी। अगर आपने किए, मैंने भी कल उनका तस्करा भी करूँगा, पर अगर आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, थैंक यू सर। जी सैफुल्ला साहब, सैफुल्ला साहब आप अपना माइक आपका ऑफ है, आपको हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। जी निदा, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मैं काम कर रही थी, ये मैंने इसको प्रिंट कराने की कोशिश की है। एक वेरिएबल था, पहले तो मैंने खुद लिखा है, वो नहीं हो रहा था। आपने आईडी कौन सी ओपन की हुई है आपने? PHP स्टॉर्म। PHP स्टॉर्म, जी चलें ठीक है। तो सर पहले तो मैंने यहाँ पे खुद वेरिएबल्स असाइन किए थे और उनको जो है वो मैंने ऐड कराने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने W3 स्कूल से कोड उठाया कि शायद मेरे कोड में कोई एरर हो, तो इसको मैं रन कर रही हूँ। ये सेव्ड है HT docs में, ये ऊपर आपको विजिबल होगा ट्रेनिंग के फोल्डर में। अब मैं इसको यहाँ असेस कर रही हूँ तो ये एज इट इज कोड प्रिंट हो रहा है। जरा निदा आपने बहुत अहम इंस्ट्रक्शन मिस कर दी। जी सर बताइएगा। फाइल का नाम जरा क्या लिखा हुआ, जरा टॉप पे देखिएगा ऊपर। आप URL बार में जाइएगा, URL बार में ब्राउजर के अंदर। जी जी क्या लिखा हुआ आपने? .text इंट्रो .text आ गया। हाँ ये नहीं आना चाहिए ना, ये आएगा तो फिर गड़बड़ हो गई। आपने फाइल सही तरीके से सेव नहीं की। .php एक्सटेंशन फॉलो की जाती है, .txt। ये देखें अभी ऐसा नहीं होगा, फाइल दोबारा क्रिएट करें, नई फाइल बनाएं आप। PHP स्टॉर्म कोड को कॉपी करें, नई फाइल बनाएं और .php लगाएं उसके साथ। अगर आपके पास चलें जी, एक यूज़र को XAMPP लोकल होस्ट शो नहीं हो रहा। आप ज़रा तशरीफ लाएं और मुझे दिखाएं क्या आपके पास इशू है, दिखाएंगे तो पता चलेगा। वैसे मैंने बताया था कि आप SNE से कांटेक्ट करें या आपके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे वहाँ से। मेहर खान साहब, ये मेहर खान है कोई? जी सर ये हो गया। जी सर हो गया, थैंक यू वेरी मच। निदा आपने आप फ्रीलांसिंग पहले से कर रही है ना? जी सर मैं कर रही हूँ। अभी कोई रीसेंट मजीद आपको ऑर्डर मिला अभी? सर नहीं, मैंने कल ना उस पर गिग बनाई थी HTML लैंडिंग पेज पे, तो वो जो है शाम को बनाई थी। अभी तक तो रैंक भी नहीं हुई होगी। बाकी जो है वो पहले डिजाइनिंग पे थोड़ा बहुत काम किया था और UML की डायग्राम्स वगैरह पे। मैंने बताया था कि इस महीने में जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके पास, अगस्त से ऑनवर्ड जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके पास आएंगे उनके स्क्रीनशॉट आप मुझे सेंड करेंगे जब वो कंप्लीट हो जाएंगे। जी सर ये यहाँ पे मैं ऑफर सेंड कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि पहले भी जो मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था ना, वो सर ये देखें, ये मेरे पास बाय रिक्वेस्ट आ रही है। काइंडली आप मुझे गाइड करेंगे मैं इसे रिस्पॉन्ड कैसे करूँ ताकि जो है वो ये सब लोग जरा नोट कर लें। बाय रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे, बाय रिक्वेस्ट को आप सेंड कर सकती हैं। आप बाय रिक्वेस्ट को सेंड करें, यहाँ से बाय रिक्वेस्ट को ओपन करेंगे कहीं से, वो हो जाएगी। यहाँ से उसको अपनी गिग के अगेंस्ट सेंड करेंगे, कोई ना कोई गिग सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो पहले इसको बंद करें जरा, ये पॉपअप को खत्म करें, यहाँ से क्रॉस कर दें यहाँ पे। तो बाय रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले आपने देखना होता है कि बाय रिक्वेस्ट मुझसे मैच भी करती है कि नहीं करती, मेरी स्किल सेट, यानी वो काम मैं टास्क कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो ये सब लोग इसको जरा नोट कीजिएगा। बाय रिक्वेस्ट को पहले एनालिसिस करना होता है, पढ़ना होता है कि ये काम मेरे से रेलिवेंट है या नहीं है, जितने बजट वो बता रहा है उस बजट में मेरे लिए मुनासिब है या नहीं है। अगर तो काम कर सकते हैं, बजट ज़रा कम है, तो फिर बजट पे निगोशिएशन हो सकती है। क्लाइंट को आप कन्विंस करेंगे कि ये काम तो मैं बहुत उम्दा और अच्छा कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन बजट का इशू है। तो बहरहाल बजट में तो कन्विंस किया जा सकता है, लेकिन पहले आप ये देखेंगे कि ये काम आता भी है आपको कि नहीं, आप कर भी सकते हैं कि नहीं। तो आइंदा कुछ दिनों में मैं ये असूल भी बयान करूँगा कि मोस्टली ऐसा होता है कि आदमी 50-60% काम आता हो तो बाय रिक्वेस्ट सेंड की जा सकती है, प्रपोजल सबमिट किया जा सकता है। जो 40-50% रिमेनिंग काम होता है वो उसमें बस इतना देखना है कि वो डूएबल है कि नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत उसकी अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, तो थोड़ा सा गूगल करके उसको देखना होता है बस। तो यहाँ से आप किसी को सबमिट करें ना, फॉर एग्जांपल आप समझते हैं ये पहले वाली आपको अच्छा आता, आप कर सकती हैं। तो अब देखेंगे बाय रिक्वेस्ट सेंड करने के ये जो काम है ऊपर जिसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आपकी गिग्स में से किस गिग के अगेंस्ट ये रैंक हो रहा है या कौन सी गिग से मुनासिबत रखता है। तो जिस गिग से मुनासिबत रखता है उसको क्लिक कर लें यहाँ पे। अगर ये डिज़ाइन से रिलेटेड है डिज़ाइन,
तो अब यहाँ पे और क्या आ रहा है जी, कहीं पे आप कुछ डिस्क्राइब योर ऑफर, अब यहाँ पे आप उसको ऑफर कुछ थोड़ा सा प्रपोजल टाइप 2-4 सेंटेंसेस या एक आध पैराग्राफ लिखेंगे, आपका प्रपोजल उसके पास जाएगा, आप उसको कन्विंस करेंगे कि मुझसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता और मैं इसके लिए बहुत राइट फिट हूँ, और इस तरह का कुछ लिखने के बाद आप सबमिट के बटन पे हिट कर देंगी और आपकी बाय रिक्वेस्ट लोगों के पास पहुंच जाएगी। सही, ठीक हो गया जी सर, शुक्रिया, थैंक यू सर। जी निदा इरशाद, मैंने कल एक पोस्ट की थी, आप उस पोस्ट को देख लें और वहाँ से देखें, मैंने गिग्स के आइडियाज़ शेयर किए थे। हमने HTML CSS ये पढ़ी है, HTML CSS को लेके आप गिग बनाएं। हमने वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना पड़ी है, तो वर्डप्रेस वेबसाइट को लेके आप कुछ यूँ कर सकती हैं कि गिग बना सकती हैं, क्या वर्डप्रेस वेबसाइट आप लोगों को बना के देंगी। और इसके अलावा जो चीज़ें हमने पढ़नी आने वाले दिनों में, उनकी गिग्स अभी बनाएंगे। तो मैंने वो आइडियाज़ 10 के करीब आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो आप उनमें से किसी एक की भी गिग बना सकते हैं। जी कामरान साहब, काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कल आपने ये किसी साइड ने अपना दोनों चीजें ऑन की हुई हैं। आप फेसबुक स्ट्रीमिंग को खत्म बंद कर दें, ऑफ करें। वॉइस जो है ना वो आपस में टकरा रही है। जी कौन है हमारे साथ? मुझे आवाज दोबारा ये कामरान जी अभी भी साथ जी कामरान साहब लाइव थे। कामरान साहब, मैंने आपसे कहा कि आप ना वो करें, आप SNE से कांटेक्ट करें। आपने SNE से कांटेक्ट किया होगा, अगर तो किया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं आपकी प्रॉब्लम को देखता हूँ। अगर आपके पास आपने SNE से कांटेक्ट नहीं किया तो काइंडली एक दफ़ा पहले SNE से कांटेक्ट कर लें, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर वो आपकी ये प्रॉब्लम जैम की सॉल्व नहीं करते तो फिर आप मतलब मुझे बताइएगा, एक दफ़ा आप उनसे कांटेक्ट कर लें। अदरवाइज़ मुझे ना आप जैम्प मुझे वो भी नहीं दिखा रहे कि जैम्प में क्या चल रहा है, जैम्प आपका रनिंग कंडीशन में है या नहीं है, तो मुझे एक दफ़ा वो भी दिखा दें कि जैम्प आपका रनिंग कंडीशन में है। अगर वो रनिंग कंडीशन में है तो फिर हम कुछ कर पाएंगे। आप दोबारा डिस्कनेक्ट करके एक दफ़ा दोबारा कनेक्ट करें, आपकी आवाज़ भी मुझे नहीं आ पा रही। ये आइकन नीचे बना होता है जहाँ पे आपका इंटरनेट आइकन और बैटरी आइकन शो हो रहा है ट्रे आइकन में,
ट्रे मेन्यू में, ट्रे आइकन मेन्यू में, वहाँ से आप ये चीज़ें शो करा सकते हैं। वहाँ से पता चलेगा कि आपके ज़ैम्प और वैम्प सर्विसेज चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। जी उम्मीद ये चल पे शायद आपके पास गो के बटन भेज करें, पासवर्ड कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम आ रहा है। जी आप बटन भेज करें। सर अगेन सर यही आ रहा है सर। ये मैंने SNE से भी कांटेक्ट किया था सर, उन्होंने कहा था कि आपको कैसर साहब ही बताएंगे सर। अच्छा जी, जरा देखिएगा आप जरा ट्रे आइकन एरिया को खोलिए, आइकन वाले एरिया खोलिए। सर वो किधर है? ये जहाँ पे आप बैटरी आइकन नजर आ रहा है ना, लोअर राइट बॉटम लोअर राइट कॉर्नर में जी, यहाँ से देखिएगा। एक मिनट, ये देखें जी, आपकी सर्विसेज अभी नहीं चल रही। आपकी सर्विसेज में ना ये ग्रीन होना चाहिए, ये ग्रीन नहीं हो रहा अभी। सर ये कैसे होगा ग्रीन? हाँ जरा इसको रीस्टार्ट करें, जरा राइट क्लिक करें एक दफ़ा इस पे, रीस्टार्ट नहीं सॉरी राइट क्लिक करें, अगर राइट किया तो लेफ्ट करें। हाँ जी, अब रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज, सबसे ये रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज, जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक ये चलेगा नहीं सही। सर ये ग्रीन कभी भी नहीं हुआ मेरे पास। एक मिनट दिखाइएगा। कर रहा हूँ। अच्छा, आपके पास अपाची सही चल रहा है, ये MySQL इशू कर रहा है? जी सर। आप इसको रीस्टार्ट, आपने इसको दोबारा इंस्टॉल किया? नहीं सर, एक बार ही किया था, उसी को दोबारा अच्छा, अब एक काम ये करें, अब अपना स्काइप को यहाँ से ट्रे आइकन से उड़ा दें, एग्जिट कर दें। स्काइप आपका बंद हो जाना चाहिए। स्काइप यहाँ पे क्विट स्काइप कर दें। जी सर। अच्छा, अब इसको ज़रा रीस्टार्ट करें, रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज दोबारा करें। इसका स्काइप के साथ कॉन्फ्लिक्ट आता होता है, बस एक मिनट ज़रा देख लेते हैं। देखिए हो जाएगा शायद, ये एक आदमी नहीं हुआ अभी भी। अच्छा, आपकी ट्रे आइकन में बाकी सर्विसेज को भी उड़ा दें। ये आपकी ये इससे ऊपर वाली सर्विस कौन सी है, ये क्या चल रहा है आपके पास? वर्ड टू PDF कन्वर्टर है, ये भी उड़ा दूं? ये रहने चलिए, इसका कोई इशू नहीं होता। आपने इसको एक दफ़ा दोबारा इंस्टॉल कर रहे हैं, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें। और ना स्काइप बीच में जब आपकी इंस्टॉलेशन हो रही हो तो स्काइप को ना अनइंस्टॉल करने के बाद जब आप इंस्टॉल करने लगे तो स्काइप को उस वक्त एग्जिट कर दीजिएगा, स्काइप कुछ भी ना चल रहा हो आपके पास। और बाकी सर्विस की कोशिश करें कि कंप्यूटर में कुछ भी ना चल रहा हो, फिर उसको कीजिएगा। तो अगर एक दफ़ा ये चल पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक दफ़ा भी नहीं चलता तो फिर अच्छा, आपने कहीं वो तो नहीं इंस्टॉल किया हो अपने पास IIS सर्वर? अब वो तो नहीं काम कर रहे, .NET टेक्नोलॉजीज पे काम तो नहीं कर रहे? नहीं सर, वो नहीं इंस्टॉल कुछ भी नहीं सर। ठीक है, आप इसको एक दफ़ा अनइंस्टॉल करें और दोबारा इंस्टॉल करें, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर इंशाल्लाह देख लेंगे इसको। ठीक है सर, मैं करूँगा। ठीक है जी। मुबशिर, वालेकुम सलाम। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास?
जी आपकी स्क्रीन में स्पष्ट हो रहा है। तो ये जो फॉर्म है ये बूटस्ट्रैप का एक फॉर्म था जो मैंने कॉपी किया था, इसको मैं फेसबुक के लॉगिन के तौर पे सेट करना चाह रहा था, लेकिन ये दरमियान में है, इसको मैं इस साइड पे जब लेके जाना चाह रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे लेके जाऊँ। ये इस साइड पे आ जाए, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इमेज ऐड करूँगा। इसको राइट क्लिक करें इसके ऊपर, ये आपने क्या खोला हुआ है? चलो जी, तो आपने ये क्रोम नहीं खोला हुआ। टॉप पे जाएं जरा, सबसे पहला वाला जो डिव है लॉगिन फॉर्म या कुछ सबसे पहला वाला, ये इसमें नहीं यार, ये नीचे HTML वाले है, ऊपर वाले ऊपर पे क्लिक करें, इससे ऊपर वाले पे, इससे ऊपर जाएं, बॉडी से नीचे वाला जो डिव है उस पर क्लिक करें, बॉडी से नीचे वाला डिव, बॉडी से नीचे वाला HTML में बॉडी से, हाँ इस पे क्लिक करें जरा, क्लिक करें। जी सर, हो गया सर। अच्छा जी, ये यहाँ पे विड्थ आ रही है और मार्जिन आ रहा है, ये खत्म करें यहाँ से, ये गुड लगे हुए हैं ना जहाँ पे गुड का निशान लगा हुआ है, इनको खत्म कर दें, गुड के निशान को खत्म करें, क्लिक करेंगे ये खत्म हो जाएगा। ये इधर से विड्थ, मार्जिन और हाइट, फॉन्ट साइज भी यहाँ पे दिया गया है। चलें खैर छोड़ दें इसको, और अब अगर पेज को रिफ्रेश करें एक दफ़ा, पेज को रिफ्रेश करें, अब यहाँ पे जाएं ज़रा, एलिमेंट डॉट स्टाइल वाले एरिया में जाएं, यहाँ पे क्लिक करें एक दफ़ा, एलिमेंट डॉट स्टाइल CSS में CSS पोर्शन जी, यहाँ से ऊपर, सबसे ऊपर वाला, इससे ऊपर, हाँ यहाँ पे क्लिक करें, इससे नीचे, यहाँ से नीचे थोड़ा एलिमेंट डॉट स्टाइल लिखा हुआ है यार, ये इससे नीचे थोड़ा सा कर्सर लाओ, थोड़ा सा नीचे, जी यहाँ पे जी क्लिक करो, यहाँ पे फ्लोट लिखो, फ्लोट प्रॉपर्टी लिखो और एंटर करो। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट लिखो कुछ, हाँ जी लेफ्ट से लेफ्ट जा रहा है, राइट से, हाँ जी ओके हो गया, ठीक हो गया। जी काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने पूछना था, कल आपने गिग्स आइडियाज़ वाली पोस्ट की थी, उसमें सर एक रेस्टफुल API और लारावेल और YAAI और ये PHP स्क्रिप्ट्स, ये सारी स्किल्स हमने पढ़नी है, इन पर बना लेंगे? जी बिल्कुल बना लें, कोई इशू नहीं है। एक देखें, मैंने कुछ चीज़ें मिस कर गया था, आपने अभी पूछा तो याद आ गई। होता यूँ है कि 4-5 गिग्स आप ऐसी बनाएं जो आपको बहुत ही अच्छी आती हैं, 2-3 गिग्स, 2 गिग्स 3 ना करें, 2 गिग्स वो होनी चाहिए जो ज़रा ना बेशक आपको आती ना हो लेकिन एक्सपोर्ट लेवल की हो। सर इन पे मैंने सर्च किया है, इनमें कंपटीशन बहुत कम है और ऑर्डर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं इनमें। टोटल जो गिग्स हैं ना इनकी, किसी के 2000 हैं, किसी की 2100, बाकी जो वेब डेवलपमेंट है उसकी किसी के 20,000 है, किसी के 30,000 है। इनमें कंपटीशन कम है और ऑर्डर्स वगैरह ज़्यादा। मैं इसीलिए पूछ रहा था कि इन पे अगर बना लें तो वो स्किल्स वगैरह हमने वो पढ़नी तो है ना। हाँ बस देखें जी, स्किल्स के बारे में तो ऐसा है कि मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल कुछ गिग्स ऐसी होनी चाहिए तो बेशक आपको ना भी आती हों लेकिन आपके प्रोफाइल को ज़रा अच्छा करेंगी, वह हेल्थी करेंगी। तो फ्रेमवर्क्स और APIs में पढ़ाऊँगा भी, सबसे आखिर में पढ़ाऊँगा, लेकिन आप बेशक उनको रख लें तो इंशाल्लाह वो आपको हेल्पफुल होंगी। चलो ठीक है सर, पढ़ाऊँगा भी मैं ज़रूर, लेकिन फिर भी आप बेशक उन पे ऑर्डर ना एक्सेप्ट कीजिएगा, लेकिन वो ओवरऑल आपके प्रोफाइल को ज़रा हेल्थी करेंगी। चलो ठीक है, थैंक यू। चलें जी, ये अली राजा साहब हमारे साथ हैं, ये आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रहे हैं, तो इनकी बात को सुनिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यानी कि मैं शेयर करूंगा कि भी अभी आपकी क्लासेस वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ रोज़ाना, तो काफ़ी अच्छी, यानी कि आपकी इंटरेक्शन भी अच्छी जा रही है, कोऑर्डिनेशन भी आप अच्छी कर रहे हैं, सर से पूछते भी हैं चीज़ें, तो यानी कि अच्छा लगता है कि आप जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं अपने ट्रेनिंग के अंदर। अच्छा, दूसरी बात यह कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने पोस्ट देख ली होगी फीडबैक की, तो आपको बताया गया था कि पहले कुछ जो है वो टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमने गूगल फॉर्म पे आपका फ़ीडबैक लिया था, जो कि वीकली फ़ीडबैक हम लेते हैं और वो मैंडेटरी है, यानी कि आप फीडबैक नहीं देंगे अगर
हर हफ्ते अगर आप फीडबैक नहीं देते तो आप ग्रेजुएट मार्क नहीं होंगे। तो इस बात का आपने ख्याल भी करना है। पहले भी आपने फीडबैक दिए हैं जिनसे हमें हमारी जो है वो कमी पता चलती है, या ये हमें पता चलता है कि आपको हमारी जो है ना एफर्ट्स जो हैं वो अच्छी लग रही हैं, ठीक है, आपको फ़ायदा हो रहा है। तो काइंडली आप कोशिश करें कि फ़ीडबैक लाजमी करें। उसके लिए मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। कैसा भाई, ज़रा स्क्रीन शेयर एक्टिव कीजिएगा। अच्छा, इसमें आपको मैंने ये पोस्ट जो है वो हमारे जो लैब मैनेजर हसनैन इम्तियाज़ हैं उन्होंने ये पोस्ट जो है वो शेयर कर दी है, और ये पिन टू टॉप है। जैसे ही आप ग्रुप में जाएंगे सबसे ऊपर फीडबैक का वीडियो ट्यूटोरियल हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है, ताकि आपके लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े आपको किसी भी किस्म की कि हम किस तरीके से हम लॉगिन करेंगे पोर्टल के ऊपर। यहाँ पे हर चीज़ बताई हुई है। आप जैसे ही वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके ट्यूटोरियल में आपको बताया जाएगा कि भाई आपने किस तरीके से फीडबैक करना है, ठीक है। आपको लॉगिन के लिए आपने कौन से एड्रेस पे जाना है, कैंडिडेट पोर्टल आपके सामने आएगा, उस पर आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो कहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आप बहुत अच्छी वीडियो है ये, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपने बस इस वीडियो को देखना है बहुत ही तवज्जो के साथ, और उसके बाद आपने जो है वो अपना वीकली फीडबैक जो है वो लैब मैनेजर के लिए और सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर जिनको हम SNE कहते हैं उनके लिए, और जो आपके ट्रेनर हैं मिस्टर हाफिज़ कैसर शबीर साहिब, उनके लिए आपने ये फीडबैक जो है वो लाजमी जो है ना वो आपने जो है ना वो देना है। अच्छा, इसमें एक बात थोड़ी सी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इस वक्त हमारे जो हैं वो इस ट्रेनिंग के अंदर 4 सेंटर जो हैं वो मर्ज हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट जो फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना लैब मैनेजर सिलेक्ट करेंगी मिस अरीबा को, ठीक है। मिस अरीबा का नाम आ रहा होगा, आपने अपना लैब मैनेजर उनको सिलेक्ट करना होता है। इसी तरीके से जो है आपके ट्रेनर जो हैं वो आपको पता ही है, आपके मिस्टर कैसर शबीर साहिब हैं, और SNE आपके मोहम्मद असगर नवाज़ हैं। असगर नवाज़ आपके जो है वो सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर जो आपको गाइड करते हैं, आपके कोई भी टेक्निकल इश्यूज जो होते हैं। इसी तरीके से आपको जब भी कोई क्वेरी करनी हो, जो वुमेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो रब्ता कर सकते हैं मिस अरीबा के साथ। इसी तरीके से जिन स्टूडेंट्स ने BZU लोधरा के अगेंस्ट एडमिशन लिया हुआ है इस ट्रेनिंग के अंदर, तो वो मुझसे रब्ता करेंगे, हाफिज़ मोहम्मद अली राजा। कोई भी आपको क्वेरी होती है मैनेजमेंट के हवाले से, अगर आपको कोई SNE रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या कोई भी इस किस्म की बात है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो ग्रुप के अंदर अवेलेबल हैं। तो इसके बारे में कैसर साहिब ने भी आपको शुरू में गाइड किया था जैसे ही हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन अगर आप ग्रुप के अंदर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारे साथ जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज खानेवाल के जो स्टूडेंट्स हैं वो हसनैन इम्तियाज़ साहिब जो हैं लैब मैनेजर, उनसे रब्ता करेंगे, और जो BZU लिया के स्टूडेंट्स हैं वो सरफराज साहिब से रब्ता करेंगे। अगर कभी कोई एक लैब मैनेजर फ़र्ज़ करें आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हो सकता है वो कहीं मसरूफ़ हो, तो आप थोड़ा सा वेट कर लिया करें, ठीक है। तो हमारे तीनों कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना वो आपके पास मौजूद हैं, फेसबुक का ID भी, व्हाट्सएप नंबर भी और कॉन्टैक्ट नंबर भी। इसके अलावा ईमेल IDs भी आपके पास अवेलेबल हैं, आप ईमेल ID पर भी देख सकते हैं। तो जैसे ही हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपकी वो क्वेरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, क्योंकि हम बैठे ही इसी काम के लिए। तो मैं आपके जो है ना वो सर का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि उनकी जो है ना वो क्लास ज़्यादा ज़रूरी है। बस आपने करना ये है कि फ़ीडबैक आपने पहले वीडियो देखनी है ताकि कोई गलती ना हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इजाज़त चाहता हूँ। विश यू गुड लक। जी सैफुल्लाह साहब, आपका इशू क्या है? सर मेरी एक क्वेरी है कि जब जी है ना मैंने PHP में कोड सेव किया और पेज को रिफ्रेश करता हूं, स्क्रीन शेयर करें और मुझे दिखाएं। आपकी क्वेरी मैंने पढ़ ली है। सर वो मेरा जो है ना लैपटॉप का मसला, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। क्यों नहीं हो रही
सर वो सिस्टम को कोई इशू आ रहा है, जैसे नहीं से जो है ना कंडक्ट किया चलें है, फिर अभी मैं तक सॉल्व नहीं पॉसिबल हुआ। आंसर दे देता हूँ। पॉसिबल आंसर जो है ना वो जो चीज़ें आप लैग कर रहे होंगे वो 2-3 हो सकती हैं। नंबर एक ये हो सकता है कि जी सर, फाइल को सेव किए बगैर आप पेज रिफ्रेश कर रहे होंगे। नंबर दो, ठीक है सर। आप जिस फाइल में एडिटिंग कर रहे हैं उस फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होंगे। एडिटिंग वाली फाइल आपने कोई और खोल रखी होगी, वो मे बी डेस्कटॉप पे पड़ी हो या कहीं और पड़ी हो, और जो आपने जैम के अंदर www या htdocs के फोल्डर के अंदर जो फाइल रखी हुई है वो फाइल ही और होगी, दोनों फाइलें एक नहीं होंगी। तो जरा इन दोनों चीज़ों को कंफर्म कर लीजिएगा। या तो आपने फाइल सेव नहीं की या सेव कर रहे हैं तो दोनों फाइल अलग हैं। जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें एडिटिंग नहीं कर रहे, जिसमें एडिटिंग कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे आप। सर ऐसा कुछ नहीं है, सेम सर मैं फिर सेव ना भी उसी तरीके से कर रहा हूँ। गुजारिश ये है कि फिर मैं देखे बगैर कुछ नहीं कह सकता, या आप एनीडेक्स ठीक के है सर, जरिए से मुझे आपने एक दफ़ा दिखाएंगे तो मुझे पता चलेगा। फिर मैं कोड देखे बगैर ना, ये कुछ ऐसी दरअसल गैबी सिफात किसी के अंदर नहीं है, तो देख के ही कुछ बता सकता हूँ। कोड है, मशीन है, देखे बगैर नहीं पता चलेगा। ठीक है सर, कल इंशाल्लाह मैं अपना एरर कनेक्ट करने के बाद बताता हूँ। शुक्रिया। जी ये एक साहब रेट्स पूछना चाह रहे हैं। मैं इन पे डेट बात कर चुका था। मैंने कहा कम से कम आप $15 पर आवर रेट तो रखें, $15-20। इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम तो रखने की गुंजाइश भी आपके पास मौजूद है, लेकिन बहरहाल $15-20 के करीब करीब रहना चाहिए। निगोशिएशन हर वक्त ओपन होती है, किसी कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड रेट यानी ये मिनिमम रेट मैंने आपको कुछ बताया था। बहरहाल आपका जितना टाइम खर्च होगा उस हिसाब से आप फिर चीज़ों को, पहले प्रोजेक्ट को देखा जाता है, उसकी टाइम एस्टिमेशन निकाली जाती है, टाइम निकल आता है तो फिर उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन निकलती है कि आप फॉर एग्जांपल 1 महीने का काम है, आपको 1 महीने में कितने पैसे चाहिए। आप 10 लाख 1 महीने में कमाना चाहते हैं तो उस हिसाब से टाइम एस्टिमेशन के हिसाब से प्रोजेक्ट को 10 लाख में बिड कर दें, और अगर आप 1 महीने में 30,000 50,000 या 1 लाख कमाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप उसको बिड कर दें। अपने टाइम के वैल्यूएट खुद ही कर लें कि आपको मंथली अर्निंग क्या होनी चाहिए आपकी, उस हिसाब से बिड करें। क्लाइंट के बजट को भी देखें, इतनी बड़ी बिड भी ना करें कि क्लाइंट आपके पास भी ना आए, क्लाइंट भागी जाए, और इतनी छोटी बिड भी ना करें कि क्लाइंट समझे कि आपको आता ही कुछ नहीं है। तो बहरहाल दोनों चीज़ों को देखें। अपवर्क में आपको एवरेज बिड आ रही होती है कि एवरेज लोग बिड क्या कर रहे हैं। ऐसा ऐसा आप कुछ बिड्स करना शुरू कर दें, उल्टी सीधी आप करेंगे, कभी बहुत ज़्यादा कर देंगे, कभी बहुत थोड़ी कर देंगे, तो इस तरीके से ऐसा ऐसा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बिड क्या करनी है। अताउर रहमान, वैम्प का कोई इशू आ रहा है। वैम्प के अंदर सब कुछ मौजूद है, आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है अलग से, MySQL या इस तरह कुछ भी। बस आप वैम्प को इंस्टॉल करें, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या जैम्प को इंस्टॉल करें, सब कुछ हो जाएगा। निदा इरशाद को मैंने बताया कि हमने लाइव में कर दी हुई है वो एक पोस्ट, वहाँ से देख लें आप कि कौन कौन सी गिग्स आपने बनानी है। चलें जी, ऑलमोस्ट सबकी क्यूरीज हो चुकी हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।